नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। दिल्ली में मौसम खराब है, बारिश हो रही है, चारों तरफ जाम है सड़कों पर, तो मुझे मजबूरी में आज आधे रास्ते से लौटना पड़ा, इतना जाम था। और फिर लौटकर मैं जूम पर ये चर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। लेकिन ये चर्चा बहुत खास है क्योंकि इसमें जो लोग आज हिस्सा लेने वाले हैं वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग इलाकों से, और बहुत अपने अपने काम में महारत रखने वाले लोग हैं। जल्दी से मैं अपने जो मेहमान हैं उनका परिचय करवा देता हूं, और कुछ एक जानकारियां हैं हमारे जो न्यूज लॉन्ड्री के लिसनर हैं, श्रोता हैं, उनके लिए। तो हमारे साथ लंदन से जुड़ रही हैं रूही खान। रूही मोजो स्टोरी के लिए लंदन से एडिटर हैं, और हाल फिलहाल में उन्होंने लंदन में जो कुछ चल रहा है खालिस्तान मूवमेंट को लेकर, वहां पर जो इंडियन हाई कमीशन के ऊपर जिस तरह की घटनाएं हुई हैं हाल फिलहाल में, रूही ने उसको कवर किया है। तो खालिस्तान की पूरी राजनीति में क्या चल रहा है वो लंदन से और ब्रिटेन से और ओवरसीज में जो इसका उसको लेकर माहौल है उस पर हमें जानकारी देंगी। और साथ में हमारे पंजाब से जुड़ रहे हैं शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र पंजाब के तमाम जिलों, तमाम ग्रामीण इलाकों, वहां के हिस्सों में, एक एक हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में इन्होंने दौरा किया है। और अमृतपाल का जो पूरा फेनोमेना है, उनकी पूरी जो परिघटना है सामने आने के बाद से किस तरह के हालात बने हैं, क्या वहां पर चल रहा है, ग्राउंड पर क्या स्थिति बन रही है अमृतपाल को लेकर, खालिस्तान मूवमेंट को लेकर, भारत सरकार की प्रतिक्रिया, पंजाब सरकार की प्रतिक्रिया और लोगों की प्रतिक्रिया, वो सब पर हम शिवेंद्र से जानेंगे। और इसके अलावा हमारे दो साथी शार्दुल और हृदेश, ये लोग जुड़ रहे हैं। हृदेश हमसे उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं, शार्दुल स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आप सभी का एक साथ स्वागत करता हूं मैं चर्चा में। शुक्रिया जी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो चर्चा को हम बढ़ाएं और जो सुर्खियां हैं उनकी जानकारी शार्दुल आपको दे, उससे पहले एक दो छोटी छोटी जानकारियां और एक अपील हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट के लिए, जो कि हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है गुम होने के रास्ते, उससे जुड़ा है। और ये पड़ताल है एक किस्म की, किस तरह से भारत में, भारत के कुछ हिस्सों में जो अमेरिका जाने की जो ललक है, जो चाह है, और उसमें लोग कैसे अपना जीवन दांव पर, जिंदगी दांव पर लगाकर, अपने रुपए पैसे, अपनी कमाई दांव पर लगाकर अवैध तरीकों से जो जाने का पूरा एक नेटवर्क है अमेरिका भेजने का, उसकी पड़ताल करता है। तो गुम होने के ये रास्ते, ये हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है, इसको मदद कीजिए। और साथ में एक और सूचना, 1 अप्रैल 2023 मतलब अगले हफ्ते हमारा एक नया कॉन्फ्रेंस है जो कि न्यूज लॉन्ड्री और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के साथ मिलकर एक कॉन्क्लेव है, आयोजित होता है। इसका दूसरा एडिशन इस बार होना है, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से है, एफओई। तो ये 1 अप्रैल को होना है। आप सब लोग, इसके लिए रजिस्ट्रेशन खुला है, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। foecon.in पर जाकर आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद होंगे, शेफाली भूषण हैं, गौतम भाटिया हैं, अभिनंदन हैं, मनीषा हैं, मैं भी रहूंगा। तो ये तमाम लोगों से आप मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इसके इर्द गिर्द जो तमाम चीजें हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस इसी हफ्ते, आने वाले हफ्ते में 1 अप्रैल को है। शार्दुल, जो इस हफ्ते की सुर्खियां हैं उनके बारे में एक बार आप हमारे श्रोताओं को बता दें, फिर हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। इस हफ्ते बहुत सारी अप्रत्याशित सुर्खियां आई, जिनमें से कुछ काफ़ी खेदजनक, कुछ आश्चर्यजनक भी रहीं। उनमें से कुछ का मैं जिक्र करता हूं। तो इनमें से पहली कुछ सुर्खियां पंजाब के विषय से जुड़ी हैं, जिस पर आज हम विस्तार से बात भी करेंगे। तो पंजाब में आखिरकार अलगाव पैदा करने की कोशिश कर रहे पथभ्रष्ट युवक अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस ने आखिरकार धरपकड़ का काम शुरू किया इस हफ्ते। और इस मामले में उनके 100 से ज़्यादा सहयोगी, साथ देने वाले लोग, समर्थक, ये सब पकड़े गए। बड़ी मात्रा में हथियार भी मिले और यह भी पता चला कि हथियारबंद मिलिशिया खड़ा करने की वो कोशिश कर रहा था। और
उसने आनंदपुर खालसा फोर्स का नाम दिया था, AKF। मामले में अमृतपाल फरार है और उसने फरार होने के लिए कई गाड़ियों का 2 पहिया भी और 4 पहिया भी इस्तेमाल किया और नांगाम्बिया गांव में गुरुद्वारे के ग्रंथी साहब से उसने बंदूक के बल पे उनका फ़ोन छीना, कपड़े छीने और फ़ोन छीनकर फरार होते हुए ही उसको आखिरी बार CCTV पर देखा गया। जैसा मैंने बताया वो फिलहाल फरार है और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कहाँ हो सकता है। कुछ लोग भारत में कुछ प्रदेश बता रहे हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, कुछ कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान या नेपाल भाग गया है। अदालत ने भी पंजाब ऐसा लग रहा है कि अमृतपाल के भागने में जैसे कोई OTT की फिल्म की कहानी चल रही है। कभी वो बाइक से भाग रहा है, कभी वो SUV से भाग रहा है, फिर वो कभी जुगाड़ गाड़ी से भाग रहा है और कभी वो काले चश्मे में नजर आ रहा है, फिर वो छाता लगा के पैदल ही भाग रहा है। अतुल, मैं उसे ऐसे देखता हूँ ना, धीरे धीरे ना सारे आवरण उतरते जा रहे हैं कि उसकी असलियत पे वो धीरे धीरे पहुंच गया कि जो वो है असल में, फिर वो उसी के जरिए भागा। पर खैर, हम बात आगे करेंगे। इसमें एक और हास्यास्पद बात हुई। उनके जो कानूनी सलाहकार हैं उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस दाखिल की। कहा कि नहीं, उनको संरक्षण मिले या एनकाउंटर ना हो जाए, जो अपने आप में हास्यास्पद बात है उस व्यक्ति के कानूनी सलाहकार के लिए जो कहता है कि जो तो भारत का पासपोर्ट बस ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अदालत ने पंजाब पुलिस को भी फटकार लगाई कि आप 80,000 की फोर्स है, इतना बड़ा ऑपरेशन है, एक आदमी भाग कैसे गया। इसी से जुड़ी एक बात यह भी है कि इसको लेकर लंदन, कनाडा, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में इन सब के समर्थन में प्रदर्शन हुए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी और लंदन में खासतौर पर भारत के हाई कमीशन बिल्डिंग पर हमला हुआ। लंदन में भारत का राष्ट्रीय ध्वज हटाया गया, जिसने एक सिरे से सभी भारतीयों को नाराज़ किया है कि इतनी असुरक्षा भारतीय दूतावास की कैसे थी। भारत ने भी राजनयिक स्तर पर सख्त नाराज़गी जताई है और भारत के दूतावासों की सुरक्षा की मांग वहाँ की सरकारों से करी है। तो ये थी पंजाब की सुर्खियाँ। दूसरी सुर्खी मैं बधाई देना चाहूँगा, राहुल गांधी फिर से सुर्खियों में आ गए। राहुल गांधी पर कल बृहस्पतिवार के दिन 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने, आई थिंक जिला अदालत थी, निचली अदालत ने फैसला सुनाया एक मानहानि के मामले में। ये मानहानि का मामला 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में एक दिए हुए भाषण का था, जिसमें उन्होंने कई सम्माननीय आदरणीय चोरों जैसे नीरव मोदी और ललित मोदी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी जोड़ दिया था और वक्तव्य दिया था कि इन सब के नाम एक से क्यों हैं। अब इसको लेकर जो याचिका दायर की थी वो सूरत पश्चिम से विधायक हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने की थी और आपराधिक मानहानि का किया था। ये मैं बताना चाहता हूँ। डेफेमेशन पे हमने पहले भी बहुत बार चर्चा में बात की है कि किस तरह से क्रिमिनल डेफेमेशन के केस पत्रकारों को और आलोचकों को खासतौर से सत्ता के परेशान करने और उनको आर्थिक और कार्यकारी रूप से पंगु बनाने के लिए किया जाता है। पर खैर, उन्हें इस मामले में अधिकतम सज़ा जो होती है 2 साल की वो सुनाई गई, लेकिन उनकी सज़ा में अभी रोक लगाई गई है 30 दिन की, जिससे वो अपील दायर कर सकें। मैं श्रोताओं की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि भारत में कानून के अनुसार 2013 से किसी भी सांसद या विधायक को अगर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है कारावास की, तो सज़ा सुनाने से ही उसकी सदस्यता, चाहे वो विधानसभा में हो या लोकसभा में, रद्द हो जाती है। और जेल, अगर वो अपील में उसकी सज़ा कैंसिल नहीं होती, उसको स्टे नहीं किया जाता है, उसको रद्द नहीं करता ऊपरी अदालत, तो वो सज़ा ख़त्म होने के सज़ा शुरू होने से 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये मामला फिर गर्मा गया है। आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। इस फैसले के आने पर विपक्ष ने एक मत से, सभी विपक्ष के लोगों ने एक मत से इस फैसले की आलोचना की है और कानून के जानकारों ने भी इस फैसले में अधिकतम सज़ा जो सुनाई गई उस पर काफ़ी आपत्तियां जताई, कानूनी और वैचारिक रूप से। अगली सुर्खी दिल्ली से है। दिल्ली में पिछले हफ्ते जगह जगह पोस्टर टांगे गए जिन पर लिखा था मोदी हटाओ देश बचाओ। इन पोस्टरों पर किस प्रेस ने इन्हें छापा और प्रकाशक का नाम नहीं था, तो इसके बाद दिल्ली पुलिस ऐसी हरकत में आई जैसी शायद अगर वो हर अपराध में आए तो दिल्ली वालों को बड़ी खुशी हो। फटाफट 100 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई, 6 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। एक खबर ये भी आई कि आम आदमी पार्टी के एक दफ्तर से एक गाड़ी बाहर निकल रही थी, तो उसको पुलिस ने शक होने पर रोका और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह के पोस्टर मिले, तो फिर वाहन में मौजूद लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया।
इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने फिर बयान दिए कि भाजपा लगातार ऐसे बयान देती रही है, तो फिर मोदी जी के खिलाफ अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उसमें गिरफ्तारी कहाँ से आ सकती है। पिछले हफ्ते कई प्राकृतिक आपदाएं भी आईं। अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतमाला पर एक भूकंप का सेंटर था। वो भूकंप के झटके भारत के कुछ इलाकों तक पाकिस्तान में महसूस किए गए और अभी तक 11 लोगों के मरने की उसमें खबर आई, 9 पाकिस्तान में और 2 अफगानिस्तान में। दिल्ली की राजधानी दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उनकी तीव्रता इतनी नहीं थी, लेकिन फरीदाबाद के कुछ कोट एंड कोट हाई क्लास अपार्टमेंट इमारतों में दरार आई है और इस घटना से लोगों को ये ध्यान में आया कि हम सब जो अर्थक्वेक को लेकर, भूकंप को लेकर जो सेंसिटिव क्षेत्रों में रहते हैं, तो वहाँ इमारतों को बनाने में सही मानक क्या जारी किए गए हैं और क्या उन पर अमल हो रहा है या नहीं, ये सब की चिंता में बात आई है। इस हफ्ते की एक और बड़ी सुर्खी संयुक्त राष्ट्र संघ से आई, यूएन से, और ये 6ठी आकलन रिपोर्ट है आईपीसीसी की, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की। और इसमें उन्होंने बताया कि, संक्षेप में मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, हम कोशिश करेंगे कि आगे के किसी एपिसोड में इस पर विस्तार से बात हो। तो उन्होंने बताया कि धरती का तापमान औसत से 1.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा चुका है, लेकिन अभी भी हम इसे 1.5 डिग्री पार करने से रोक सकते हैं, जो लिमिट उन्होंने दी थी, जिसके बाद हमें खतरनाक परिणाम भुगतने होंगे। संक्षेप में एक लबुलुबाब ये भी कि पूरी दुनिया में बड़े और खतरनाक प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं संख्या में भी बढ़ी हैं और उनके आने के अंतराल में भी बढ़ोतरी हुई है। और रिपोर्ट में ये भी गंभीर चेतावनी दी गई कि पर्यावरण की ये समस्या पर अगर लगाम नहीं लगाई गई तो पूरी दुनिया में खाने और पीने के पानी पर बहुत बड़ी कमी हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है। हृदेश, आप इस पर अगर कुछ कहना चाहें। हाँ, मैं इसमें बाद में जोड़ूंगा, लेकिन अभी हेडलाइंस के साथ ये कह देना चाहता हूँ कि जो मूल इसकी आत्मा है, क्योंकि हमने कई बार इसको न्यूज लॉन्ड्री पर ही कवर किया है जी। वो ये है कि 1.5 डिग्री का बैरियर जिसकी आप बात कर रहे थे, और जो पेरिस संधि के तहत भी ये लक्ष्य रखा गया है कि उसे रखा जाए 21 जब हम इस सदी के अंत तक पहुंचे। अब ये बात पिछली बार भी मैंने रिपोर्ट लिखी थी, WMO जो विश्व मौसम संगठन, वो भी यूएन का ही हिस्सा है, उसने ये चेतावनी दी थी, उसको रिकन्फर्म किया गया है इस सिंथेसिस रिपोर्ट में कि इसी दशक में, यानी 2030 या उससे पहले हो सकता है कि वो 1.5 डिग्री का बैरियर टूट जाए, अगर इसको उत्सर्जन अगर इसी तेजी से होते रहे। हाँ, मेरे ख्याल से पिछले वर्ष जो उन्होंने सीमा दी थी 7 साल की दी थी कि अगर हम नहीं रुके, हमने अपनी कलेक्टिवली इंसानों ने अपनी तौर तरीकों में बदलाव नहीं किया, तो हमारे पास ले देकर 7 साल बचे हैं। खैर, अगली सुर्खी कर्नाटक से। कर्नाटका में कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व की जो ये आजकल आक्रामक और आधुनिक विचारधारा चल रही है वह झूठी है और इसे झूठ के जरिए फैलाया जा रहा है। इस ट्वीट को करने पे उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और फिर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। आश्चर्यजनक बात है पर, और विषय बहुत सारे हैं, लेकिन आखिरी सुर्खी जो मैं बताना चाहता हूँ वो राजस्थान से है। राजस्थान विधानसभा ने एक काफ़ी सराहनीय बिल पास किया इस हफ्ते। इस बिल का नाम राइट टू हेल्थ बिल है और इसके अनुसार सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों और कुछ निजी संस्थानों में मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। इस बिल में इससे भी अच्छी एक बात यह है कि कोई भी ऐसा मामला जो मेडिको लीगल मामला कहा जाता है, यानी एक्सीडेंट का हो, मार पिटाई का हो, या इससे भी कोई गंभीर मुद्दा जिसमें पुलिस की FIR या प्राथमिकी की आवश्यकता डॉक्टर को लगती है, ऐसे किसी भी मामले में अस्पताल मरीज को इलाज देने से मना नहीं कर सकता ये कह के कि हम पुलिस की कार्यवाही या पुलिस के आने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक ऐसा होता था कि पुलिस की कार्यवाही के डर या इंतजार में मरीज को सही समय पर सही उपचार नहीं मिल पाता था, जिससे कई बार लोगों की जानें या जो उनके शरीर को, स्वास्थ्य को नुकसान बचाया जा सकता था वो बच नहीं पाता था। तो ये मुख्य सुर्खियां थी। अतुल, मैं अतुल की और आपकी इजाजत से एक इसमें हेडलाइन जोड़ना चाहता हूँ जिसके बारे में अतुल और मैं चर्चा कर रहे थे। वो ये कि दिल्ली में आज बरसात हो रही है, लेकिन आज ही जंतर मंतर पर बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश से पहली बार जो हमें बताया गया था कि DMD एक बीमारी है, जो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो एक असाध्य रोग है, बच्चों को होता है, लड़कों को होता है सिर्फ, और उसके हर 3500 में से एक बच्चा जो है, एक लड़का, जब मैं बच्चा कह रहा हूं तो लड़का समझा जाए क्योंकि लड़कियों को बीमारी नहीं होती, उसको ये बीमारी हिंदुस्तान में है और पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। तो वो सब पहली बार इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि 8-10 साल की उम्र में बच्चे
अपंग होने लगते हैं और 20 साल तक वो बिल्कुल क्रिपल होकर व्हील चेयर पे आ जाते हैं, और 30 साल से ज्यादा कोई बच्चा इसमें बचता नहीं है। तो ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं इसलिए कि जितनी भी उनकी जिंदगी है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी कहा था चर्चा अपने मन की बात कार्यक्रम में, तो ये उसके लिए कम से कम सुविधाएं दें, और बहुत खर्चीला इलाज है ताकि उनका जितना भी जीवन है वो थोड़ा कष्टपूर्ण कम। बहुत शुक्रिया। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके बारे में कहा हृदयेश ने। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो चर्चा का मुख्य विषय है वो अमृतपाल सिंह, खालिस्तान और उसके बजरिए पंजाब में जो हालात पैदा हुए हैं और देश दुनिया के दूसरे हिस्सों में हालात पैदा हुए हैं, उस पर हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले रूही हमसे जुड़ी हैं लंदन से, उनसे जान लेते हैं कि जिस तरह से वहां पर हाई कमीशन के ऊपर फ्लैग को एक तरह से हटाया गया और फिर उसके बाद वहां पर अगले दिन से लगातार खालिस्तान और भारत समर्थकों ने भी वहां पर प्रोटेस्ट किया, उसके बाद वहां पर खालिस्तान समर्थकों ने भी लगातार प्रोटेस्ट किया, और अब ये सूचना है कि वहां पर जो सिक्योरिटी है भारत के हाई कमीशन बिल्डिंग की, इंडिया हाउस की, उसकी सिक्योरिटी को, सुरक्षा को काफी बढ़ाया गया है, और जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, जो खालिस्तान समर्थक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको वहां से थोड़ा दूर खिसकाया गया है। तो अभी के जो सूरत हाल है, ताजा हालात है वहां पर, उनके बारे में रोहित थोड़ा सा अगर हमारे श्रोताओं को आप बता पाएं, और साथ में ये भी बता पाएं कि इसकी वजह से क्या वहां पर किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है, क्या जो भारतीय समुदाय है, जो वहां पर इंडियन पूरी कम्युनिटी डायस्पोरा है, उसके अंदर आपस में किसी तरह का एक मेजर डिवाइड या फॉल्ट दिख रहा है? जी अतुल, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं, खालिस्तान मूवमेंट को लेकर जो काफी शोर मच चुका है इंडिया में, लेकिन इंडिया के बाहर भी शोर मच रहा है, जैसे कि यूके, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हो गया हो। यूके की बात करें तो यहाँ रविवार को कुछ खालिस्तान समर्थियों ने इंडियन हाई कमीशन पहुंच गए थे ये लोग, और फिर वहां पर लहराते हुए तिरंगे को उन्होंने उतारा, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ है। इंडिया में आपने हर एक टीवी चैनल पे ये देखा ही होगा। फिर इस बुधवार को एक बड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था भारतीय उच्चायुक्त के सामने, जिसकी जो भीड़ थी वो काफी उत्तेजित हो गई, और कुछ लोगों ने पानी की बोतल्स, अंडे और स्मोक बॉम्ब्स फेंकने लगे हाई कमीशन की बिल्डिंग पर, इंडिया हाउस जिसे कहा जाता है। और आप सही बता रहे हैं कि ये खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स जो थे उनको रोड के उस पार खड़ा किया गया था, बैरिकेड्स लगे हुए थे, कुछ 200-250 पुलिस कर्मचारी वहां फैले हुए थे। जो हाई कमीशन का साइड था रोड का, वो पूरी तरीके से बंद हो गया था, वहां पर बैरिकेड्स लग गए थे, सिवाय हाई कमीशन के बंदे और प्रेस, इंडियन प्रेस या फॉरेन प्रेस जिसके पास प्रेस आईडी हो यूके का, उनके अलावा किसी को वहां पर आने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब 3 बजे के आसपास, जब प्रोटेस्ट का ऑफिशियल टाइम खत्म हो गया, प्रोटेस्ट का ऑफिशियल टाइम था 1 से 3 के दौरान, बुधवार की दोपहर को 3 बजे के बाद जब प्रोटेस्टर्स को जाने के लिए कहा गया, तो कुछ लोगों ने वाटर बॉटल्स जो होते हैं वो फेंका इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग के पास, और स्मोक बॉम्ब्स या स्मोक ग्रेनेड्स, जो भी आप उसे कहना चाहे, वो भी फेंका, और अंडे काफी दूसरे दिन तक आप उनके वॉल्स पर देख सकते थे कि अंडे पड़े हुए थे। तो वो एक चीज हुई है बुधवार के दिन। संडे के दिन तो वो चढ़ गए थे इमारत पर और वहां से झंडा उतारने की कोशिश की। तो ये जो चीजें हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। अब वजह अमृतपाल की गिरफ्तारी की कोशिश है, लेकिन सालों से खालिस्तान की डिमांड पक रही है इंडिया के बाहर। यूके हमेशा से एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है डायस्पोरा पॉलिटिक्स के लिए। प्रवासी भारतीय, चाहे वो तमिलियन हो, कश्मीरी हो या सिख हो, यहाँ पर काफी वोकल है। सिख डायस्पोरा के एक सेक्शन में खालिस्तान की डिमांड एक कांस्टेंट थीम रही है सालों से यहाँ पर। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा सिख डायस्पोरा खालिस्तान चाहता है, मगर एक छोटा सा तबका है सिख डायस्पोरा का जो काफी वोकल है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अब ज्यादा जोश आ गया है ये मूवमेंट में। अगर हम बात करें तो 2018 में खालिस्तानी ग्रुप्स ने लंदन में एक रेफरेंडम 2020 का ऐलान करने के लिए एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया था ट्रफाल्गर स्क्वायर पर।
जी हम वहाँ गए थे, काफी लोगों से बातचीत भी की थी तब वहां पर। और फिर इस हफ्ते जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ भारतीय उच्चायुक्त के सामने, वहां पर भी हमने देखा कि मुद्दे वही है। पंजाब में ड्रग्स, मिसिंग पीपल, और एक किस्म से सरकार पे कोई भरोसा ही नहीं रहा। रेफरेंडम कोई नई चीज नहीं है यूके में। यूके ने पिछले कुछ सालों में 2 रेफरेंडम देखे हैं। ईयू रेफरेंडम, जिसकी वजह से ब्रेक्सिट हुआ, और जी उससे पहले स्कॉटिश इंडिपेंडेंस रेफरेंडम था, जिसमें स्कॉटलैंड ने डिसाइड किया कि वो यूके का हिस्सा बना रहेगा। जी लेकिन जो खालिस्तान रेफरेंडम है, जिसकी बात ये प्रो खालिस्तानी सेक्शन जो यूके में है वो कर रहा था, उसका कोई लीगल या पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है। इसलिए यूके का एक ऑफिशियल रिपोर्ट निकला था फेब में, जिसमें कहा गया था कि सिख डायस्पोरा का एक छोटा तबका है जो प्रो खालिस्तान है, और वो एक्सट्रीमिस्ट करार दिया गया था उन्हें। अतुल, अगर एक लाइन में मैं बताऊं आपको, तो लंदन में खालिस्तान का जो मुद्दा है वो जी एक ऐसा विषय है जिसमें रह रह के उबाल आते रहता है। ठीक बात। एक चीज और लगे हाथ मुझे थोड़ा सा बता पाए कि जो वहां पर इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी है उसके अंदर इस माहौल को, क्योंकि हमने देखा एक बड़ी बदसूरत सी तस्वीर हमारे सामने आई, और वो ये है कि जो चाहे वो भले ही एक छोटा हिस्सा हो या बड़ा हिस्सा हो, लेकिन हम ये देखते हैं कि हम ये और ये हमारी बातचीत का भी हिस्सा हमेशा रहता है कि जो मौजूदा पॉलिटिक्स है देश की, जो मौजूदा समय की सत्ता है, वो बंटवारे की राजनीति में बड़ी सिद्धस्त है। लोगों के बीच में जो मौजूद फॉल्ट लाइन्स है, रिलीजियस फॉल्ट लाइन कह लीजिए, कम्युनल फॉल्ट लाइन कह लीजिए, जो भी, उसको बांट कर और अपने हित साधने में बहुत माहिर है। वो डिवाइड बहुत साफ दिखता है। वो डिवाइड घरों के अंदर है, दिख जाता है। आज जितनी लड़ाइयां लोग, वो डिवाइड दोस्तों के अंदर दिख जाता है। वो डिवाइड सोसाइटी के अंदर दिखता है। वो डिवाइड मीडिया में दिखता है, सिविल सोसाइटी में दिखता है, हर जगह। तो ये जो काइंड ऑफ डिवाइडेशन या पोलराइजेशन की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं काफी समय बाद कि डिवाइड का ये जो पूरा रंगमंच है, जो पूरा सजा हुआ प्लेटफॉर्म है, वो भारत के बाहर भी दिख रहा है। और वहां पर एक दिन खालिस्तान प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, अगले दिन भारत के समर्थक प्रोटेस्ट करते हैं, और फिर उनके बीच में छुटमुट इक्का दुक्का क्लैशेस भी होते हैं, जिसमें खालिस्तान के और इंडिया के प्रोटेस्ट समर्थक जो है आपस में यहाँ पर टकराते भी दिखते हैं। तो वो जो कम्युनिटी है उसके अंदर किस तरह की सुगबुगाहट है, वहां पर बाहर रहने वाली जो हिंदुस्तानी समुदाय है उसके अंदर किस तरह की बंटवारा है, या फिर उसके अंदर एक किस्म की भारतीयता की जो भावना है, जो हिंदुस्तानी होने का भाव है, वो अभी भी इतना मजबूत है कि ये इस तरह की छोटी मोटी चीजों से को पार करके और आगे फिर वो सामान्य हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। रूही जी बिल्कुल अतुल, ये जो डिवाइड एंड रूल हथियार है ये तो ब्रिटेन का ही था। अब इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा इंडिया में हो रहा है। अब बात करें यूके की, तो यहाँ पर लगभग 5,20,000 सिख लोग हैं, जिसमें अगर हम देखें कि ये जो बुधवार को जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था उसमें 1,000-2,000 के बीच में लोग, 1,500 के करीब लोग थे। उन्होंने कहा कुछ बसेस आ नहीं पाए समय से, तो चलिए उसे अब हम कहते हैं 2,000 लोग आ गए थे उस दिन। अगर हम एग्जैजरेट भी करके इसे देखें तो 10-15,000 से ज्यादा एक्टिव प्रो खालिस्तान सपोर्टर्स तो बिल्कुल भी नहीं है यूके में, और ये फैले हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं है कि भाई भाई से झगड़ा कर रहा हो। खालिस्तानी अपना प्रोटेस्ट करते हैं, दूसरे दिन आते हैं इंडियंस अपनी तरफ से अपने झंडे लेकर नाच गाना होता है। वो भी प्रोटेस्ट आपने देखा होगा, ट्यूसडे के दिन हुआ था ये। जब ये रेफरेंडम का प्रोटेस्ट था वो काफी बड़ा था, लेकिन उसमें भी एक कोने में दूसरे भारतीय थे जो तिरंगा लेके नाच रहे थे, गा रहे थे। तो ये सब साथ साथ हो रहा है। यहाँ पर कोई मारम मारी नहीं होती है, यहाँ पर दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं इसको लेकर। ये एक जैसा यूके में हर किसी को अपनी सोच जाहिर करने का हक है, तो लोगों कर रहे हैं। ऐसा अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिसकी वजह से वायलेंस ब्रेकआउट हुआ है, फिजिकल फाइट्स हुए हैं। ये छोटे मोटे इंसिडेंट्स तो हुए हैं, जैसा हमने बताया कि बॉटल्स फेंके गए, झंडा उतारने की कोशिश हुई है। ये
ऑन द ग्रैंड स्कीम काफी छोटे इंसिडेंट्स हैं। मारामारी कहीं नहीं हुई है। हमने कहीं सुना नहीं है कि कोई कहीं दंगे हुए हैं या कहीं कुछ कुछ वायलेंट इंसिडेंट हुआ है यूके में। और ये काफी टाइम से चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आज जो हो रहा है इंडिया में उसको लेकर सडनली यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं है ऐसी चीज होने की। हृदयेश कुछ कहना चाह रहे थे, तो सबसे पहले हृदयेश और फिर शार्दुल से एक त्वरित टिप्पणी इस पर ले लेते हैं। इसके बाद हम शिव से पंजाब के इंटरनल हालात के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। मैं बिल्कुल रूही की बात से कनेक्ट कर पा रहा हूं, और मैं सिर्फ जो श्रोता है उनको बताना चाहता हूं कि आज से करीब 22-24 साल पहले जब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की थी, तो पंजाब पे मुझे प्रोडक्शन करना होता था एक प्रोग्राम का। तो पंजाब में अतुल सिख समुदाय, जो माफ कीजिए, ये इंग्लैंड में, यूके में सिख समुदाय इतना ज्यादा है, और उस वक्त वहां सिख समुदाय के लिए, क्योंकि प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, एंटरप्राइजिंग कम्युनिटी है, बाहर जाने में जैसे किसी और समुदाय के लोग थोड़ा झिझकेंगे, वो डरते नहीं है, पहुंच जाते हैं, काम करते हैं। उन्होंने मेरे को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ एयरपोर्ट्स थे, तो वो एयरपोर्ट्स के मालिक सिख थे और उनके पास बड़े बड़े बिजनेस थे, वो अच्छी पोजीशन में थे। तो जब मैं प्रोडक्शन करता था तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव कोई जाके वहां कर सकता है। तो सिख समुदाय का जो रूही कह रही है, वहां पर काफी प्रभाव है और काफी वो फैले हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जब वहां पर 539वां प्रकाश पर्व था गुरु नानक देव का, तो बर्मिंघम में अतुल 1 लाख सिख जो हैं, नीले जो अपना उनका ड्रेस है ट्रेडिशनल, उस ड्रेस में पगड़ीधारी सिख निकले और उन्होंने प्रोसेशन किया। और ये यूके की अथॉरिटीज को आश्चर्य हुआ, उनको पता भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग, उन्होंने जब फिजिकली जो उसका ऑप्टिकल वैल्यू होती है ना, वो देखा कि वो है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आखिरी बात जो एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि मैं और रूही का उसमें कमेंट चाहेंगे बाद में, कि गुरमीत सिंह औलख हुआ करते थे, एक अलगाववादी नेता, वो कनाडा से लगातार टेप्स भेजते थे, वीडियो टेप्स, और इस तरह की बातें करते थे कि हिंदुस्तान के साथ हमें नहीं रहना है, ही वाज ए सेपरेटिस्ट लीडर। तो उसको कई बार क्वेश्चंस भी भेजे गए गुरमीत सिंह औलख को हमारी ओर से कि आप बताइए कि फिर सोल्यूशन क्या है, आप यहाँ आके क्यों नहीं इस बात को उठाते हैं शांतिपूर्ण तरीके से कि अपना जो बात है। लेकिन कहते नहीं हम, और वो जो लोग वहां भी पूछते थे तो वही रहना चाहते। तो एक तबका है जो कभी हिंदुस्तान नहीं आना चाहता है और शायद आएगा भी नहीं, अगर खालिस्तान की बात उनकी सच भी हो जाती है। लेकिन वो वहां से इस तरह के एक्ट्स में, और जो बोल रहे हैं आपने कहा कि बंटवारे की, उसमें जरूर अपना पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो कनाडा में हो जहां उनको काफी आजादी है बोलने की, चाहे वो यूके में। ठीक है शार्दुल। देखिए, संक्षेप में मैं पहले 2-3 बात व्यक्तिगत कह देता हूँ। पहले कल मेरे एक मित्र से काफ़ी लंबी बहस इस बारे में हो गई, और वो अच्छा हुआ, क्योंकि नहीं तो मैं आज आवेश में होता, क्योंकि कई मुद्दे होते हैं जिनसे आप थोड़ा व्यक्तिगत तौर पे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इन बृहद सिख समुदाय का इन लोगों के साथ एक वाक्य तक में कम से कम मेरा मानना यह है जिक्र भी नहीं होना चाहिए। इतने खालिस्तानी पूरे भारत या पंजाब में नहीं है जितने लंदन में हैं, तो उनकी हैसियत कितनी है राजनीतिक स्तर पे, ये आप उसी से समझ सकते हैं। और तीसरा, बिना किसी किंतु परंतु के इसकी आलोचना होनी चाहिए। और फिर मैंने अपना इंस्टा पे एक स्टेटस डाला था, मैं वो बता देता हूँ। भारत, वो लोग, उनका ये था कि नहीं बात करनी चाहिए। तो देखिए, भारत की एकता और संप्रभुता पे कोई डिबेट नहीं है। नम्रता का अर्थ ये नहीं होता कि सिंह घास से दोस्ती कर लेगा। आप अपने ढोल बजाइए, लेकिन आप, ये बात किसी डिबेट के भी लायक नहीं है। शुरुआत मेरी टिप्पणी इतनी है। शिव से को मैं इस चर्चा में अब लाना चाह रहा हूँ। शिव, आप वहां पर जमीनी हालात देख रहे हैं पंजाब में, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और कुछ दिन पहले मैं वहां पर था, मैंने अमृतपाल सिंह का इंटरव्यू किया था करीब 2 हफ्ते पहले, जब अजनाला की घटना हुई थी, उसके ठीक बाद। तो एक तो उस समय जो स्थिति थी उसको देखकर जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन था, जो उनका गांव है जल्लूपुर खेड़ा गांव है, अमृतसर के आउटस्कर्ट्स पे थोड़ा पहले है, वहां लोगों से मेरी जो बातचीत हुई घूम फिर के, तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि अमृतपाल सिंह का कोई बहुत बड़ा असर है। अपने गांव में भी उनका उस तरह का वो नहीं दिख रहा था, और लोग उनको एक
कह सकते हैं कि उनके प्रति कोई कोई बहुत, जो एक होता है ना कि कोई लीडरशिप होती है किसी गांव की, तो उस गांव की के लोगों का अपना एक मान सम्मान जुड़ा रहता है, लोग उससे जोड़ के देखते हैं कि नहीं हमारे लिए ये तो ऐसा कुछ नहीं था। और उसकी वजह जो मुझे समझ में आई वो ये लग रहा था कि अमृतपाल सिंह कोई ऐसा लीडर नहीं था, ऐसे नेतृत्व के रूप में नहीं उभरे थे, जो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है लीडरशिप डेवलप होने का। लीडरशिप डेवलप होने का जो ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है वो पूरी तरह से नदारद है अमृतपाल सिंह के मामले में। आप स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स करते हैं, आप अपने कस्बे की, आप पंचायत की, नगर की उसकी पॉलिटिक्स करते हैं। आप एक तो आपका एक लेगेसी होती है कि आपने धीरे धीरे कुछ एक पॉलिटिकल उसमें काम किया है और उसमें एक आंदोलन से जुड़े रहकर अपने को एज अ लीडर इवॉल्व किया है, और फिर आप एक सर्टेन पोजीशन पर पहुंचे हैं। तो ये इस प्रोसेस में ज्यादातर लीडरशिप, जो असली लीडरशिप होती है, इस प्रोसेस के तहत जब डेवलप होती है तो उसमें एक समय भी लगता है। फिर आप 30 साल की उम्र में अचानक से एक बड़े ध्वजाधारी एक जो रिलीजियस फिगर के तौर पर स्थापित नहीं होते। फिर वो एक प्रोसेस में 40-50 साल लगते हैं। 40-50 की उम्र आते आते आपकी छवि बनती है, आपके बारे में लोग जानते हैं, आपके कमिटमेंट के बारे में जानते हैं। तो अमृतपाल सिंह के मामले में ये सारी चीजें गायब हैं। तो वो जो कहा जाता है ना कि बुनियाद के आसपास की जो मजबूती है वो गायब है, और ऊपर से जो ध्वज है, जो आवरण है, वो बहुत मजबूत है कि वो भिंडरा वाले के तरह के कपड़े लत्ते उन्होंने पहन लिए, उस तरह की पगड़ी बांधने लगे, उस तरह का। लेकिन ये सब 6 महीने में हुआ। तो अमृतपाल को लेकर एक बहुत स्वाभाविक सा संशय था और है, और वो बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि अमृतपाल सिंह वास्तव में एक बहुत कोई कमिटेड सोच विचार के बने लीडर और आइडियोलॉजिकली बहुत इवॉल्व कोई नेता होंगे, ऐसा नहीं है था अमृतपाल के लिए। और उनके गांव के लोगों की जो वो थी, उसके बारे में भी मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन था, उसके बारे में भी ये होना था। अब उसमें जिस परिस्थिति में कार्रवाई हुई है अमृतपाल सिंह के ऊपर, और फिर जो अखमिचौली चल रही है अमृतपाल सिंह के साथ पिछले 1 हफ्ते से, 5 दिन 7 दिन से, कि वो फरार है। अब एक ऐसा आदमी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो लगातार भारत विरोधी बयान दे रहा था और खालिस्तान की मांग कर रहा था, बंटवारे की मांग कर रहा था, ऐसे में हम ये मान के चलते हैं स्वाभाविक तौर से कि ऐसे किसी भी आदमी के ऊपर सेंटर की, स्टेट की, पुलिस की, तमाम एजेंसियों की निगाह रहती है। उन तमाम स्थितियों के बावजूद, और खासकर अजनाला में जो थाने पर हमला हुआ 5000 लोगों की भीड़ के साथ, उसके बाद तो बहुत स्वाभाविक था कि इनके ऊपर नजर होगी ही होगी। इसके बावजूद जिस तरह से अमृतपाल सिंह वहां से निकल गया, और अभी भी पुलिस की पकड़ से और एजेंसियों की पकड़, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि वास्तव में अमृतपाल सिंह अपने आप में कुछ भी नहीं था, कोई नेता नहीं, कुछ नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके साथ, मतलब किसी न किसी के हाथ में अमृतपाल का धागा है जो उसे घुमा रहा है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था। शिव, आप इस पर थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं क्योंकि आप लगातार फॉलो कर रहे हैं। देखिए अतुल, जो एक लंबी आपने भूमिका बांधी है, जो पंजाब में मैं खुद ग्राउंड में मैंने 9 डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं, मैंने महसूस किया जो विदेशों से खबरें आ रही है और जो एक भारत का मीडिया, जिसे हम नेशनल मीडिया कहते हैं, मैं इसे इसके साथ तथाकथित नेशनल मीडिया शब्द जोड़ देता हूं, तो ये सारा परिदृश्य देखकर मुझे पता नहीं क्यों एकदम गालिब याद आए। कह रहा हूं दिल को, रोऊं के पीटूं जिगर को, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहागर को मैं, छोड़ा ना रश्क ने तेरे घर का नाम लूं, हर एक से पूछता हूं कि जाऊं किधर को मैं। असल में जो सूरत हाल है, मुझे 9 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं कवर करते हुए। पहले 18 तारीख को कार्रवाई हुई, 19 को मैं 6 डिस्ट्रिक्ट, इनमें से मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट जो चंडीगढ़ के पास मोहाली है, वहाँ रोपड़, अमृतसर, जालंधर, नया शहर, इन डिस्ट्रिक्ट में मैं पहले दिन गया। यहाँ देखा कि ठीक है कि जो डिस्ट्रिक्ट की हद होती है वहाँ पुलिस का पहरा था। अमृतसर का जो ब्यास एरिया है, शायद आपने देखा भी होगा क्योंकि आप अमृतसर के एरिया में, ब्यास एरिया में काफी नफरी लग थी पुलिस की, लेकिन उस तरह की कोई चेकिंग वगैरह नहीं हो रही थी। मैं गया उस समय बॉर्डर एरिया तक, जो चुगावा का एरिया है, जहाँ से सारा जो बॉर्डर है
चौगावा के पास एक प्रीतनगर गांव है, 16 किलोमीटर लाहौर पड़ता है वहां से, है वहां तक मैंने देखा कोई ऐसी बात नहीं। कई जगह मैं जब वापस आया तो शाम तक पुलिस हट भी चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने जो मेरा अपना पैतृक डिस्ट्रिक्ट है लुधियाना गया, लुधियाना के बाद फिर मैं बरनाला डिस्ट्रिक्ट गया, मानसा डिस्ट्रिक्ट गया। यहाँ भी मैंने देखा कि कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई प्रोटेस्ट भी कोई लंबे नहीं थे, कोई छोटे मोटे थे। एक तो मोहाली के सोहाना गुरुद्वारा के पास हुआ, जो बाद में आराम से वो चले गए। कमाल की बात है कि प्रोटेस्ट करने वाले वहां वो लोग थे जिन्होंने एक बंदी सिखों के लिए मोर्चा लगाया हुआ था, जो जेल में सिख कैदी या मिलिटेंट हैं, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली लेकिन फिर भी वो जेलों में है। तो इसमें हैरानी की बात यह कि अमृतपाल इनके प्रोटेस्ट का विरोध कर रहा था। वो वहां आया था, उसने कहा कि प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता, सीधा जाके स्टेट से भिड़ो आप, वगैरह वगैरह। लेकिन वो लोगों ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया इंसानी हकूक के एंगल से, जहां कुछ भी कह लो। अच्छा, दूसरा अमृतसर के एरिया में जो हरी के पत्तन पुल है, वहां प्रोटेस्ट था, जो बाद में 1-2 दिन बाद पुलिस ने उस पुल को आजाद करवा दिया, या खाली करवा दिया। इसके सिवा नॉर्मल लाइफ चल रही है, नॉर्मल जिंदगी चल रही है, क्योंकि अमृतपाल का कोई मास बेस नहीं है, क्योंकि उसका जो वारिस पंजाब दे है। देखो, ये बंदे का ना आगमन ही एक तरह से शक्की है, क्योंकि बहुत सारा मीडिया इसको अभी से जानने लगा है। मैं इसको पे काफी काम भी किया है, अभी भी कर रहा हूं। पहली बात, ये अमृतपाल जो एक्टिव हुआ वो किसान आंदोलन के टाइम एक्टिव था। किसान आंदोलन के टाइप समय इसकी मैंने फेसबुक को खगाला, जो आजकल इसने वो बंद कर दी है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए थे इसकी फेसबुक से, मैं कामयाब हो गया था। उसमें ये कर क्या रहा था, सोशल मीडिया पे इसने लगातार किसान आंदोलन के हमायती का दिखावा कर पर जो फोर्सेस किसान आंदोलन की पीठ में छुरा घोंप रही थी, मतलब वो वही नैरेटिव चला रही थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नैरेटिव चला रही थी। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नैरेटिव था कि ये खालिस्तानी है, तो ये लोग बोल रहे थे हाँ हम खालिस्तानी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी कि ये माओवादी है, तो ये भी कह रहे थे हाँ जी किसान आंदोलन पे कामरेडों का कब्जा है, उनसे इनको आजाद करवाना चाहिए। दूसरा काम अमृतपाल उसके साथी कर रहे थे, ट्रोल करके सोशल मीडिया पे अपने विरोधी विचारों के लोगों को ट्रोल करना, खास करके औरतों की किरदार कुशी करनी। इसी तरह इन्होंने क्लब हाउस तरह की एक ऐप्स बना के उसमें इसने नौजवानों को भड़काने का काम किया था। ये लगभग 2 साल से कर रहा था। यहाँ इसके कुछ मतभेद भी आए। इसने 1-2 दफा दीप सिद्धू के खिलाफ भी लिखा, अपने आप को ये दीप सिद्धू का उत्तराधिकारी कहता है। उसमें इसने दीप सिद्धू के खिलाफ भी लिखा। जब दीप सिद्धू ने एक बार जब शंभू बॉर्डर पे मोर्चा लगाया हुआ था, तो उसने कहा कि क्योंकि दीप सिद्धू ने ना अपनी स्ट्रेटजी बहुत बार बदली थी, कई बार वो खालिस्तानी भी बना, कई बार वो मौका देख के बोल देता था नहीं अभी खालिस्तान का नारा मत लगाओ। तो एक बार उसने ये बोला था, तो इसने उसको टारगेट किया। इसी तरह आजकल जो माना जाता है कि ये एक खास पंजाब के विद्वान है, अपने आप को वो सिख चिंतक कहते हैं, उसकी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है ये अमृतपाल। पहले दीप सिद्धू भी उसी की स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था। उसका नाम है अजमेर सिंह। वो एक शक्की व्यक्ति है, उसके बारे में कभी मैं फिर बात करूंगा। तो उस पर भी इसने टारगेट किया। आपको याद होगा कि मिस्टर खालड़ा थे, जिन्होंने जब पंजाब में बहुत सारी पुलिस तशद्दुद हुआ था, उस पर उन्होंने काम किया था भी कितने कितने मनुखी नरसंहार हुए हैं, तो उनकी वाइफ को भी इसने टारगेट किया हुआ था। इस तरह के ये काम करता था। फिर धीरे धीरे इसका आगमन जब इंडिया में होता है, वो इसलिए शक्की है कि अगस्त महीने में ये बंदा आता है। ये तो नहीं कि सरकारी एजेंसियां इसकी कार्रवाई को नहीं जानती थी 2 साल से ये क्या कर रहा था। तो आराम से आता है। उसी समय अपना अतुल, एक अमेरिकी जर्नलिस्ट है अंगद सिंह, तो वॉइस न्यूज के लिए काम करते हैं, हमारे शायद मित्रगण जानते होंगे। उसको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्टिंग थी, उसकी रिपोर्टिंग भारत सरकार को अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि उसने कोरोना टाइम पे की थी, किसान आंदोलन पे की थी। ये रिपोर्टिंग, या उन दिनों भी वो शायद एक दलित इशू पे को लेके रिपोर्टिंग करने आ रहा था, तो उसको तो उसी समय वापस मोड़ दिया गया। अमृतपाल आराम से आता है, आराम से आकर इसको आने भी दिया जाता है। बहुत जल्द इसके पास हथियार भी आ जाते हैं, इसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आ जाती है। और जो सबसे बड़ी चीज देखने वाली, इस पे ना तो भारतीय हुकूमत ने कुछ किया, ना ही वो पंजाब हुकूमत ने कुछ किया। इसके जो बयान है आप अच्छा ये देखिए कि ये नैरेटिव किसका सेट कर रहा था। ये इसने आते ही क्रिश्चियन के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया। तो आते ही इसने धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। मैं आपको बता दूं कि धर्मांतरण का मुद्दा पंजाब में कभी कोई मुद्दा रहा ही नहीं। यहां तक कि जो सिख धर्म है ना, सिख धर्म का जो बेसिक असूल है वो भी धर्मांतरण वाला नहीं है। सिख धर्म का एक असूल है कि अपने धर्म पे कायम रहो,
अगर कोई आपके धर्म को छोड़ के जाता है तो जाने दो उसको, है। तो आपको याद होगा कि जब बीजेपी 2014 में सत्ता में आई, सत्ता में आते ही बीजेपी ने कहा बठिंडा जिले में कुछ लोगों को दोबारा, क्रिश्चियन लोगों को, जो दलित क्रिश्चियन थे, उनको सिख बनाने का काम किया था। तो उसी समय के जो अकाल तख्त के जथेदार है, उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है, ये हमारे सिख धर्म का असूल नहीं है। पर अमृतपाल ने धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से उठाया। अब अमृतपाल को जो लॉबी सपोर्ट कर रही थी, जो नहीं ग्रुप कर रहे थे, उन्होंने 2 महीने पहले ही अपना क्या बोलते हैं कि अमृतसर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, उसमें मुस्लिम गुजरों पे अटैक किया। अब आप देखिए कि 47 के बाद सिखों का कभी भी मुसलमानों के साथ इस तरह का तकरार नहीं हुआ। इवन जो खालिस्तानी ग्रुप भी अपने आप को कहते हैं, वो भी इस तरह अपने आप को पेश करते हैं कि नहीं, जैसे मुस्लिम एक पीड़ित वर्ग है, हम भी एक पीड़ित वर्ग है। इसी तरह जो अमृतपाल को सपोर्ट करने वाले ग्रुप थे, उन्होंने जब कश्मीरी सिख लड़की का मुद्दा आया, आपको याद होगा 1 साल पहले, पिछले साल आया था भी, उसका किसी मुस्लिम लड़के के साथ अफेयर था, वो उसको आजकल जो बीजेपी में चला गया मनजिंदर सिंह सिरसा, उसने बहुत उठाया था, वहां जाके उसने भड़काहट भी की थी। ये फोर्सेस उनके साथ भी काम कर रही थी। अब ये एक कहानी है पूरी के अमृतपाल नैरेटिव किसका सेट कर रहा था। क्रिश्चियन को जी, इनके बंदों ने कई सारे क्रिश्चियन को जाके हमले भी किए, उनके जो समागम हो रहे थे। अच्छा, उसने बयान दिया कि आपके घर में कोई भी, आपके गांव में कोई भी क्रिश्चियन आए तो उसको तलवार से मिलिएगा। अच्छा, फिर इसने बहुत सारे सिख विद्वान ये भी दोष लगा रहे हैं कि अमृतपाल जो सिख वैल्यूज की बात कर रहा है, वो एक्चुअली सिख धर्म से दूर है, वो ब्राह्मणिकल है, मतलब। सो ये तो एक नैरेटिव है लंबा चौड़ा। आगे जैसे जैसे आप सवाल पूछोगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। जी, काफी विस्तार से आपने बताया। मेरे ख्याल से इस पर हृदय और शार्दुल के पास कुछ कहने के लिए होगा। शार्दुल? हाँ, तो देखिए, शिव ने बहुत विस्तार से अमृतपाल और इस पूरे मुद्दे के पृष्ठभूमि की जानकारी दी। 1-2 छोटी छोटी बातें जो मैंने पहले बात कही थी, और अभी जो इस पूरे जो अभियान जैसा चलाने की कोशिश करी गई, जिसमें ये कोई शक ही नहीं है, जो भी भारत की राजनीति और पंजाब की राजनीति को देखते रहे हैं, कि अचानक से किसी 29-30 साल के लड़के का आना और इस तरह से उठना, वो स्वतः नहीं होता, खुद ब खुद नहीं हो जाती हैं चीज़ें। उसको निसंदेह कोई फंड कर रहा था, उसको कोई सपोर्ट दे रहा था। जो वेहमेंट अपोजिशन की बात मैंने अभी की थी, वो इसलिए कि जैसे जब ये सरफिरे हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं, तो हम जब उनका सख्ती से विरोध करते हैं, ये वैसे ही एक थियोक्रेटिक स्टेट की बात कर रहा है। तो इनका पुरजोर विरोध होना इसलिए ज़रूरी है। कई बार थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई बार लोग कह देते हैं, एटलीस्ट मैंने देखा बहुत सोशल मीडिया में भी और बातचीत में भी कई लोगों से, कि नहीं, बात तो करनी चाहिए, आप बात क्यों नहीं करनी। हर बात आर्ग्यूमेंट करने लायक या विवाद के लायक या विमर्श के लायक नहीं होती। आप मूर्खतापूर्ण बातों पर विमर्श करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और वो समय की भी बर्बादी है। अब ये निसंदेह इंटेलिजेंस का फेलियर है, इससे तो इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता। देखिए, कभी भी, और खास ये मेरा ही नहीं, ये नीतिगत बात भी होती है, ज़रूरी विषयों और बातों पर हाफ मेजर्स नहीं होने चाहिए। इंटेलिजेंस फेलियर के साथ साथ कार्यवाही का भी फेलियर है। समय से जाकर अगर इसको रोक दिया जाता तो ये मामला इतना भी बड़ा नहीं होता, ये व्यक्ति इतना भी आगे नहीं बढ़ पाता, इतना ट्रैक्शन इसे नहीं मिल पाता। लेकिन क्योंकि ढिलाई बरती गई, और इसमें कहीं ना कहीं जो हम लगातार अतुल बात करते रहते हैं, रिफॉर्म की, पुलिस की, क्योंकि हर चीज़ में नेताओं का लेना देना होता है, तो फिर अप्रोच भी वही हो जाती है, पुलिस फोर्स की और सिस्टम की। ये वहाँ से भी जुड़ा हुआ है कि हमारी पुलिसिंग में जब तक मामला बिल्कुल सर पे ना आ जाए और नेताओं को ना पढ़ने लगे या मीडिया में बात ना फैलने लगे एक लिमिट के पार, तब तक कार्रवाई होना शुरू भी नहीं होती है। और फिर आपको उसमें बेसिक ट्रेनिंग के, बेसिक मॉनिटरिंग के, इंटेलिजेंस गैदरिंग के कमियां दिखाई पड़ती हैं। बाकी सारी बात तो सभी ज्ञानी लोगों ने कर ही दी है। हृदय की बात सुन लेते हैं। हृदय की आखिरी मुझे कुछ नहीं कहना है अतुल, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रूही से इस बारे में जो बात अभी इंद्र कर रहे थे, या ये उनसे आपकी इजाजत से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इतना कहते हुए कि जो लोग भिंडरावाला से कंपेयर करते हैं अमृतपाल को, जो बात आपने भी इशारा की, इंद्र ने भी कहा, ये अचानक अवतरित होता है, जबकि भिंडरावाला अगर किसी को अमृतसर जाने का मौका मिले तो उसके पास ही जगह है, और मैं कई बार उस जगह गया, चौक मेहता और गुरुद्वारा दर्शन प्रकाश, दमदमी टकसाल जो है, वहां पर उसकी ट्रेनिंग हुई भिंडरावाला की, और ही वाज रेज्ड एज ए वेरी डिवाउट सिख। और वहां पर दमदमी टकसाल में जो संगीत से लेके जो सिखी के टेनेट्स सब सिखाए जाते हैं, उसके बाद आप एक बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ऐसे उसको मतलब कई बार कट्टर जिसे कहते हैं वो सीख, तो उससे तुलना करना इसकी, क्योंकि इस आदमी ने तो दाढ़ी भी अपनी आंदोलन में आने के लिए बढ़ाई है। मैं रूही से पूछना चाहता हूँ, रूही अगर आप मुझे सुन सकती है तो
क्या ये आपको भी वहां कैसे देख रहे हैं, जो इतनी सारी बातें हुई, एक ब्रिटेन में बैठा हुआ इंसान जो हिंदुस्तानी है वो कैसे देखता है अमृतपाल को? इतना सब सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? रितेश, बहुत अच्छा सवाल है। कुछ दिन पहले तक तो काफी सारे लोगों को यहाँ पर अमृतपाल सिंह कौन है ये पता ही नहीं था। अमृतपाल सिंह लाइमलाइट में आए जब से ये चोर पुलिस का खेल शुरू हुआ है। जी। तो बहुत सारे लोग इसके बारे में कुछ खास जानते नहीं है। तो रूमर्स, अफवाहें जो फैल रही है, जो आपको इंडियन न्यूज मीडिया से सुनने आ रहा है, बस वही चर्चे में है। और एक हद तक ये एक किस्म का जोक बन गया है कि आप एक दिन देखते हैं कि भाई वो गाड़ी में बैठे थे टोल बूथ पर, लेकिन किसी ने पकड़ा नहीं। दूसरे दिन कहीं कपड़े बदल के चले गए। फिर ऐसे कुछ 5 इमेजेस आते हैं डिफरेंट हेयर कट के साथ कि देखिए ये इतने सारे रूप हैं इनके। और अब छाता लेके चल रहे हैं रास्ते पर, और किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर सबको पता है कि यही अमृतपाल सिंह है। तो ये एक मजाक बन चुका है। यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं लोगों के बीच में, एक हो क्या रहा है। इंडिया इतना बड़ा देश है, वहां पर जो पुलिस है उसमें उसके पास काफी सारे औजे है ये सब पकड़ने के लिए, और एक बंदा है जो हर किसी को चकमा देके जा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद सबको पता चल जाता है कि वो कहाँ है। तो ये जैसा एक नेटफ्लिक्स का शो हो गया है। हम सब बैठ के देख रहे हैं कि भाई अब न्यूज में नेक्स्ट एपिसोड में क्या आता है। तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है। ये सिर्फ एक हवा सी बन चुकी है, जिसको जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स है वो हर बार उठाते हैं। जो इंडिया में बड़ी खबर बनती है वो यहाँ का एक मुद्दा बन जाता है। एक्चुअली रोही की ये बात सही है। मुझे हृदेश, मेरा भी यही मानना है कि उनके लिए अमृतपाल कोई उतना बड़ा महत्व तो नहीं है। जो सिख डायस्पोरा है या खालिस्तान समर्थक जो सिख डायस्पोरा है, उसको अपनी जो लंबे समय से जो उसकी पॉलिटिक्स रही है उसको नई धार देने का, उसको शान धराने का कहें आप उसको, और उसको थोड़ा बढ़ चढ़ के दिखाने का एक मौका अमृतपाल के इस वाकये से मिल गया है। बनिस्बत ये कि उस अमृतपाल को लेकर उनके मन में कोई बहुत सम्मान या उसको लेकर कोई बहुत लॉन्ग टर्म कोई प्लान हो, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल सही है। ऐसा कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, बस ये मुद्दा बन गया है कि आप फिर से खालिस्तान का इशू रेस कर सके। कुछ दिन बाद ये रुक जाएगा, कुछ और बन जाएगा। जो मुद्दे की बात है, जो ड्रग्स हो पंजाब में या पानी को लेकर, वो मुद्दे पे कोई बात करना ही नहीं चाहता है। अगर आप ये स्पीचेस सुने जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट कर रहे हैं, वो तो ये बिल्कुल कहते हैं कि भाई डायलॉग की गुंजाइश ही नहीं है, उन्हें खालिस्तान चाहिए। अब खालिस्तान बने उसमें कोई सेंस ही नहीं है। आप उसके बारे में आप डायलॉग भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आप मुद्दे उठाइए, आप मुद्दों के बारे में बात कीजिए। किसान आंदोलन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि डायलॉग से हल निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। तो अगर इस पे शिव को और हृदेश आपको कुछ और जोड़ना है तो जोड़े, फिर इसके बाद हम हमारा जो अगला विषय है उस पर बात करेंगे। और शार्दुल ने जो इशारा किया कि पुलिस के बारे में हम बात करते रहते, पुलिस की भूमिका, उसके रिफॉर्म पे, तो हमारा जो अगला मुद्दा है वो पुलिस की भूमिका के ही इर्द गिर्द रहेगा। जी मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे तो गुरु नानक की एक ही बात कहनी है कि किरत करो ते वंड दे छको, मतलब कि ईश्वर का नाम लो और मिल बैठ के खाओ, है ना। लेकिन मतलब, और ये जो अमृतपाल की बात है, इस पे मुझे अब और कुछ नहीं कहना। बहुत शुक्रिया। मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ है अतुल। मैं यही कहूंगा कि आपको बल्कि मेरे पे अंकुश लगाना होगा भी, अब तुम चुप करो, अब तुम चुप करो। इतना कुछ है कि जैसे अमृता प्रीतम कहती है कि अपने वालों सारी बात मुका बैठे, हाले भी खाओ का तेरी गल करे। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ये है कि ये जो अमृतपाल है ना, गुरु नानक की बात की थी हरदेश ने। गुरु नानक की एक पूरी बानी जो है वो एक पखंडी नेता पे होती है। उन्होंने ये लिखा कि जो पखंडी नेता होते हैं ना, धार्मिक हो या कुछ भी हो, वो ऊंची ऊंची बोलते हैं, भड़काऊ भाषण करते हैं, लेकिन जो उनका किरदार है ना, किरदार मतलब उनका फेक होता है। वो लगभग अमृतपाल के ऊपर पूरी तरह बात समझ आती है। जैसे इकबाल ने भी कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, इमाम की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नवाजी बन ना सका। इकबाल बातें बहुत अच्छी करता है, बातों में दिल मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, अमले गाजी बन ना सका। तो ये लोगों की ये हालत है। अब देखिए अमृतपाल की जो सारी जो भूमिका है,
पहली बात तो ये एक तो पटकथा पे काम कर रहा है, जो लोग इसको भिंडरावाला के साथ मेचते हैं वो इसलिए गलत है, जैसे हरदेश ने कहा कि एक तो भिंडरावाला दमदमी टकसाल की पैदाइश थी। दूसरी बात ये है कि कई बातों में ना भिंडरावाला को देखो गुरबानी काफी याद थी, जो कुलदीप नैयर अपनी जो किताब है कुलदीप नैयर और खुशवंत सिंह ने मिलकर लिखी है ट्रेजेडी ऑफ पंजाब, उसमें वो कहते हैं कि उनको पूरा ग्रंथ साहब जुबानी याद था। जबकि अमृतपाल की हालत क्या है, आपने भी इंटरव्यू की होगी, वो पहले कुछ इंटरव्यू में कहता है कि मुझे गुरबानी नहीं पता, मैंने किताबें नहीं ज्यादा पढ़ी और बंदे को किताबें पढ़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि किताबें पढ़ के बंदा का दिमाग खराब हो जाता है। मैंने ये यूट्यूब से सुना है। अब भाई ये कैसे नेता आपके पास आ गए जो यूट्यूब पे सुन के ही आपके नेता बनने लगे हैं? दूसरी बात, इसने जो अजनाला वाली घटना की थी, वो घटना क्या थी? इसके एक मित्र ने एक लड़के को इसलिए पीटा क्योंकि उस लड़के का दोष था कि अमृतपाल के एक बंदे ने एक लड़की को विवाह का जासा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। तो अमृतपाल के पास वो शिकायत लेके आया, तो अमृतपाल के लोगों ने उसको कूट मार डाला, तो बाद में वो पर्चा दर्ज हुआ। मतलब ऐसी गुंडागर्दी जैसी ये लोग घटनाएं करते हैं। अच्छा, अब मसला ये आ गया कि जो पुलिस की भूमिका पे, खैर आप अलग सवाल पूछोगे, ये जो सारा है, यहाँ तक कि क्रिश्चियन ने भी एक बार प्रोटेस्ट किया था आपको कुछ महीने पहले, जब अमृतपाल के बंदों ने उन पे हमला किया, पर पंजाब पुलिस ने उनको ही चुप करा दिया कि भाई साहब आप चुप कीजिए क्योंकि फिर मसला बढ़ जाएगा। ये कहीं ना कहीं स्टेट ने बढ़ने दिया इस बंदे को, जबकि इसका ग्राउंड पे कोई आधार नहीं है। ग्राउंड पे मतलब इसका अब एक छोटी सी उदाहरण है, इसका कोई इतना बड़ा मास बेस होता तो आज पंजाब सारा बंद हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक आया है ऊपर, पैराशूट के तहत आया है। यहां तक के जो इसकी वारिस पंजाब दे ऑर्गेनाइजेशन है ना अतुल, उसमें भी एक शक है। वो क्या है कि दीप सिद्धू के भाई का कहना है कि दीप सिद्धू ने आखिरी वक्त में इसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, और दीप सिद्धू की जो प्रेमिका है वो विदेश में रहती है, उसने इंडिया पंजाब आके एक दो इंटरव्यू दिए है, उसने भी यही बात कही कि इसने नंबर ब्लॉक किया था। अगस्त में जो आया, जुलाई में इसने क्या किया कि एक पत्रकार है भगत दुआबिया के अमृतपाल का विरोध करता था, वो शायद दीप सिद्धू जो उसके भाई के पक्ष में है, उसको जो फोन करता है, वो ऑडियो क्लिप अभी भी मौजूद है हमारे पास, उसको जो फोन करके अपने एक साथी से गाली निकालता है और कहता है कि दे अपनी बेटी का एड्रेस दे, वो कहाँ पढ़ती है, मैं उसको उठा लूंगा है। ये मतलब इसकी बातें आने लगी थी सब सामने। सारा कुछ इसका कुछ भी अब लुका नहीं था इस व्यक्ति का, कि एक तरह का ये लंपन एलिमेंट था। लंपन एलिमेंट ये हीरो बन गया। उसका कारण है कि पंजाब में ना एक तो लीडरशिप का क्राइसिस है, पार्टियों का क्राइसिस है, दूसरा है कि पंथक क्राइसिस भी है, जो पंथक राजनीति है उसमें भी सारे जो नेता है वो उसके लिए स्पेस खाली है। फिर तरह तरह के हीरो पैराशूट के थ्रू उठाए जाते हैं, उसमें से कभी अमृतपाल आ गया जी, कभी सिद्धू मूसेवाला आपका हीरो बन गया, कभी दीप सिद्धू बन गया, जो कि मैं कई बार हंसता भी हूं कि आज भिंडरावाला जिंदा होता वो कम से कम इनको ये मजाक करता, यार अपना मुंह सिर तो अच्छी तरह से रख लो, गुरबानी वाले तो बन जाओ, कि भिंडरावाला का तो यही कहता ना, इनका दीप सिद्धू भी हीरो है। सो इसके बारे में भी मैं आपके अगले सवाल पे जवाब दूंगा कि पंजाब का ये क्राइसिस कैसे है, यदि आप आगे सवाल करोगे तो। जी, तो समय को ध्यान में रखते हुए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अतुल, मैं छोटी सी एक बात जोड़ना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था, जैसे जो अभी शिव ने भी जिक्र किया, जब भी ये ड्रग्स और पॉलिटिकल वैक्यूम जो है पंजाब में इस समय, ये अगर खाली ऐसे ही पड़ा रहेगा ना, तो कोई ना कोई फिर अराजक तत्व उसे भरने के लिए आ जाएगा। अगर उस पर मतलब सिविल सोसाइटी या प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिए जाते, अगर समाज को कोई बड़ी परेशानियां दे रही हैं। दूसरी चीज़, मेरी सहानुभूति है भगवंत मान से। वो बेचारे 1 साल पूरा हुआ है मुख्यमंत्री बने हुए और उनके ऊपर आफत आ गई है, तो उनकी पूरी ट्रेनिंग चल रही है। और एक छोटी सी आखिरी बात, छाते की बड़ी बुराई हो रही है। मैं अपने उत्तराखंड के भाइयों की तरफ से कहना चाहता हूँ, छाता इतनी भी खराब चीज नहीं है, वहाँ शादी में दिया जाता है। हृदय जी को तो पता ही होगा। तो हृदय जी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अभी मैं अपनी प्रतिक्रिया रिजर्व रखता हूँ, तो बात करें। तो हृदय जी ने अपनी प्रतिक्रिया उसी तरह से रिजर्व रखी जिस तरह से राहुल गांधी के मामले में सूरत की कोर्ट ने अपना डिसीजन रिजर्व रखा है। बहुत बढ़िया। 1 महीने का मौका मिल गया है उनको कि वो अपर कोर्ट जाएं और फिर वहां से अपने मन मुताबिक फैसले अगर ले सके या कोर्ट को कन्विंस कर सकें कि भाई उन्होंने जो कहा था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे प्रधानमंत्री का मर्यादा हनन हो, तो फिर बात बन सकती है, वरना उनकी सदस्यता जा सकती है और 6 साल के लिए वो किसी भी हाउस में प्रवेश करने से वंचित हो जाएंगे, प्रतिबंधित हो जाएंगे।
तो ये मसला चल रहा है। दिल्ली में एक नया घटनाक्रम हुआ, और घटनाक्रम क्या कहें, पूरा रंगमंच हो गया। जो पुलिस की का जिक्र कर रहे हैं शार्दुल, पुलिस के नजरिए से ही एक नया मंच खुला है, और वो मोर्चा खुला है। वो मोर्चा क्या है कि दिल्ली सरकार को बजट पेश करना था पिछले हफ्ते, और वो बजट एक दिन की देरी से हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना था कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने उसमें अड़ंगा लगा दिया और उनके बजट को क्लियरेंस नहीं दी केंद्र सरकार ने। तो अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि भाई लोगों के वेतन रुकने वाले हैं, शिक्षकों के, डॉक्टरों के, सब दिल्ली के कर्मचारियों के वेतन भी रुक जाएंगे क्योंकि बजट पेश नहीं होगा समय से। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के साथ कई और इससे पहले 1-to-1 मोर्चा खुलता रहा। कभी उनके मंत्री और जेल गए, पहले सत्येंद्र जैन जेल गए, फिर उनके बहुत सबसे करीबी मनीष सिसोदिया जेल गए, और मनीष सिसोदिया के ऊपर एक नहीं दो मामलों में उनको जेल जाना पड़ रहा है। एक तो ईडी की कस्टडी चल रही है, ऊपर से सीबीआई की कस्टडी चल रही है, तो किसी न किसी मामले में उनका चल रहा है। और मंत्रिमंडल से इनको इस्तीफा देना पड़ा है, नए मंत्रियों को अरविंद केजरीवाल को लाना पड़ा है। उस स्थिति में अरविंद केजरीवाल की जो स्वाभाविक सी आप कहें भड़कना था, या उनकी जो कुंठा थी या उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, वो निकलना था कहीं ना कहीं। और एक कैंपेन चला दिल्ली में, और पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगने लगे कि मोदी हटाओ देश बचाओ। इस तरह के पोस्टर छप गए दिल्ली में, लगाए गए कई जगहों पे। अब इस मामले में जो चमत्कार हुआ वो ये हुआ कि दिल्ली पुलिस ने 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की, 6 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी कर ली, ताबड़तोड़ कार्रवाई की, और सारे पोस्टर दिल्ली पुलिस ने हटवा दिए। बहुत सारी जगहों से हटा दिए, बहुत सारी जगहों पे लगे हुए हैं। अब ये जो पोस्टर वॉर का मसला है दिल्ली में, अगर थोड़ा सा अपनी स्मृति पर मतलब लोग अगर जोर डालें तो यही इसी दिल्ली में जब शराब का मसला अभी आया था और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच शुरू हो गई थी, सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था, और फिर ईडी पूरी दिल्ली में इनको शराब माफिया, शराब वालों का साथी, और शराब नीति का भ्रष्टाचारी और कमीशन खोर दलाल का बताने वाले पोस्टर जगह 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 लगे हुए थे बिना किसी उसके। और ये पार्टी सबको पता है कि किस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगवाए थे सारी जगह पे। इस बार जो मोदी हटाओ देश बचाओ था, वो सबको पता है कि वो आम आदमी पार्टी ने करवाए थे। तो ये जो पोस्टरबाजी है या पोस्टर की लड़ाई है, इसमें दिल्ली पुलिस की जो भूमिका है वो बड़ी चमत्कारिक भूमिका है कि उसने इतने बड़े पैमाने पर जो एफआईआर दर्ज की हैं, पोस्टरों को हटाने का काम किया। तो एक और छोटी सी बारीक सी लाइन है यहाँ पर, उसको लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये जो पब्लिक स्पेसेस है दिल्ली के, यहाँ पर डेडिकेटेड स्पॉट हैं जहां पर एजेंसीज पे करती हैं, एड एजेंसीज पे करके उन्हीं जगहों पर पोस्टर्स लग सकते हैं, वहीं पर बैनर लग सकते हैं, और ये एमसीडी के अंदर आते हैं। एमसीडी तय करती है, और अवैध पोस्टर होर्डिंग जो भी लगती है वो एमसीडी ही हटाती है। लेकिन यहां पर दिलचस्प बात यह है कि एमसीडी में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन पोस्टर हटाने का काम इन सब जगहों से दिल्ली पुलिस कर रही है। तो दिल्ली पुलिस का जो काम नहीं है वो काम भी कर रही है। ये उस रिफॉर्म का मसला है। ये दिल्ली पुलिस या कहीं की भी पुलिस को जो पॉलिटिकल टूल बना दिया गया है, उसका ये नतीजा है कि जब दिल्ली पुलिस से हमारे एक रिपोर्टर जो इस पर रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि यहाँ पर आपने कार्रवाई की तो आपने इसको हटाया कैसे, ये तो आपके दायरे में नहीं आता हटाने का काम पोस्टर का। और इसमें ऑफेंसिव क्या था? मोदी हटाओ देश बचाओ एक पॉलिटिकल नारा किसी का भी हो सकता है, तो उसमें दिक्कत क्या थी? तो उन्होंने कहा कि हमने एमसीडी के साथ मिलकर ये किया, और एमसीडी का कहना है कि हमसे कुछ नहीं पूछा गया। उनका दूसरा कहना ये था कि इसमें प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं दिया गया था, ये जिस संस्थान ने लगवाया, जिस संगठन ने लगवाया, सौजन्य या कर्टसी नहीं मेंशन था पोस्टर में, इसलिए दिल्ली पुलिस की ये भूमिका है। और इस आधार पर उसने 150 और बहुत जेन्युइन केसेस में लोग चले जाते हैं। इसी दिल्ली में रेप जैसे पीड़िताएं जाती हैं, बलात्कार की पीड़िताएं या सेक्सुअल हैरेसमेंट की पीड़िताएं भी जाती हैं, तो भी पुलिस 24 घंटे से 48 घंटे कई बार लगा देती है कि केस उनके दर्ज होंगे कि नहीं दर्ज होंगे, एफआईआर दर्ज होगी कि नहीं होगी। चोरी और बाकी छोटे मामलों में तो एफआईआर भूल ही जाइए कि पुलिस आसानी से एफआईआर दर्ज कर ले। ये हालत है, और ये हालत पूरे देश में पुलिस की जगह जगह पर दिखती रहती है। तो यहां से ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ, और फिर अब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक
ऐसा नया बैटल खुल गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने बड़े दिनों बाद सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कहकर आलोचना की है कि देश के प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं। तो हृदेश, आपने लगातार पॉलिटिक्स को कवर किया है, शिव से मैं जानना चाहूंगा क्योंकि वो भी वहां पर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये जो पॉलिटिकल फ्रंट शुरू हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसी भी तरह के हमले से बचते थे, लेकिन जिस तरह की हालत पैदा कर दी गई है, दिल्ली सरकार को चारों तरफ से एक तरह से घेर के पंगु बना दिया गया है, उसके किसी फैसले पर हर फैसले में अटकाने लटकाने और टलकाने का जो सिलसिला चल रहा है, उसको देखते हुए ये लड़ाई कहाँ जाती है? एक बार हृदेश का और शिव का ले लेते हैं, फिर रूही आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि पॉलिटिक्स में जो कहते हैं ना अतुल, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल कहते हैं। पॉलिटिक्स में आप के मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं होती है, बस एक गिव एंड टेक होता है। मतलब कि अब मैं आपको हर तरह से दांवपेच करूंगा और जब मुझे फायदा होगा तो मैं आपके साथ मिलकर सरकार भी बना सकता हूं, मैं आपके साथ बैकहैंड डील भी कर सकता हूं, मैं आप पे अटैक भी कर सकता हूं, मैं चुप भी रह सकता हूं। 2015 तक आपने देखा होगा, जब लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद तक अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव लैंग्वेज को यूज करते थे। उन्होंने साइकोपैथ वर्ड भी यूज किया था, इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत ज्यादा जिसमें बवाल हुआ था। फिर उसके बाद हम सब ने देखा कि उन्होंने अपनी रणनीति बदली और उनके करीबी ये बताते थे कि अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करने से उन पे लोग तो अपने मुद्दों पे रहो, तो उन्होंने मजबूत होते जाते हैं और वो और मजबूत होते हैं कि मोदी, और ये सच भी है, मोदी पे आप डायरेक्ट जितना भी अटैक करते हो उनका वोटर और ज्यादा, क्योंकि उनकी लोकप्रियता ऐसी है कंसोलिडेट होता है कि वो साथ में पोलराइज करता है मोदी के पक्ष में लोगों को। तो इसलिए बीजेपी टेक्निकली चाहती भी है कि मोदी पे अटैक करें लोग, तो वो जो पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है। लेकिन क्या होता है कि और ये चीज दोनों को सूट कर रही थी और ये कहा जा रहा था कि एक तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई। 2 बड़े चुनाव जीत लिए, 67 और 63 सीटें, इस तरह से अब 60 से ज्यादा सीटें 2 बार ले आए, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब जो है एक तरह की डील हो गई है कि भैया दिल्ली आप संभालो, सेंटर हम संभालेंगे, और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। पंजाब को लेकर जरूर, पंजाब में तो बीजेपी की कोशिश भी कर रही थी, वो आ नहीं पाती थी किसी भी तरह से, तो वहां भी आ गए। लेकिन अब वो एल्बो स्पेस खत्म हो गया। मतलब धीरे धीरे फिर ऐसा भी होता है ना कि जब आप पॉलिटिक्स में आप फिर धीरे धीरे जैसे शिकार की ओर बढ़ते हैं और फिर अपनी स्पेस को कवर करते हैं। अब बीजेपी को लगता है कि दिल्ली भी उनके लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत ज्यादा जो है इनकी जिस तरह से चर्चा हो रही है, कोई केरल से आके कह देता है कभी भी, हालांकि केरल सरकार ने उसका खंडन किया कि वहां से आके एजुकेशन का सीख रहे हैं, कोई विदेश से आके सीख रहे हैं, तो ये उनको लगने लगा कि अब हमें यहाँ पर इनको दबोचने की जरूरत है। और अब जो अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया वापस लौट के वो आ रही है, मुझे लगता है कि ये उनकी टाइम बीइंग पॉस्चरिंग है और वो बताना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि उनको बिल्कुल भी एल्बो स्पेस भी नहीं मिल रहा है और दम घुट रहा है उनका, और उनको बिल्कुल भी ना तो एलजी और ना ही प्रधानमंत्री के लेवल पर जो है ये हो रहा है। तो अब ये चलेगा 2024 तक, और उसके बाद जो स्थितियां पैदा होंगी, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो एक बहुत अच्छे एनजीओ वर्कर की भाषा हो सकती है, एक इंटेलेक्चुअल की भाषा हो सकती है, एक वेल मीनिंग गाय की भाषा हो सकती है, वो पॉलिटिशियन की भाषा नहीं है। आप जो सोच रहे हो आप वही बोल रहे हो जी। केजरीवाल जो बोलते हैं वो आगे के पॉलिटिकल स्टेक्स को देखते हुए बोलते हैं, तो इनकी ये भाषा मुझे अभी तक लगती है, अपनी पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पर अंडरस्टैंडिंग से, वो 2024 तक की लैंग्वेज है, क्योंकि वो ममता जी से भी बात कर रहे हैं, वो अखिलेश के टच में भी होंगे, वो आगे के गठबंधन भी देखेंगे, तो वो अपने को पोजीशन कर रहे हैं, और वो ये हार्ड बार्गेन वो बीजेपी के साथ भी किसी स्टेज पे जरूर करें। ये जो पोजीशन कर रहे हैं और जो हार्ड बार्गेन, इसमें 2 और डेवलपमेंट है अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स से। जो डेविएशन है उसको मैं बता रहा हूँ, डेविएशन नहीं, उसमें जो नयापन है वो मैं बता रहा हूँ। पहली बार अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के पक्ष में एक ट्वीट किया है कि ये जो मानहानि के मामले में कार्रवाई हुई है या जो कर रही है, ये गलत बात है विपक्ष के नेताओं को इस तरह से। तो ये पहली बार है कि जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से कांग्रेस की तरफ कोई हाथ बढ़ाया गया है। और इस बात बनस्पत इस बात की कि मनीष सिसोदिया के मामले में कांग्रेस बिल्कुल शांत रही, उन्होंने नहीं बोला, तो ये बहुत बड़ा एक पोजीशन एक अपने चेंज करते हुए दिख रही है। और दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल ने एक G8 की संकल्पना दी है। ये G8 उन चीफ मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाने का प्रस्ताव एक इनिशिएट किया है, जिसमें कि नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स हैं। तो ये G8 इसकी बैठक होनी थी इसी हफ्ते में पिछले, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारी उलझनें और भी थी और बजट भी थे अलग अलग स्टेट्स के। तो वो अब अप्रैल में किसी दिन होनी है। तो देखना होगा कि ये G8
के इर्द गिर्द क्या नया रच पाते हैं अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत दिलचस्प चीजें आकार ले रही हैं। शिव, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसे वहां पर इन चीजों को देखा जा रहा है? मैं काफी हद तक हरदेश की बात से सहमत हूँ। पंजाब में तो एक धारणा बन चुकी है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ये ए बी टीम उनको माना जाता है। ये ए टीम है, वो बी टीम है। हालांकि आपने देखा कि इनको 92 सीट्स दी हैं, लेकिन उसके बाद जो ये धारणा बनी है, जैसे नेशनलिज्म के मुद्दे पे या फिर धर्मांतरण के मुद्दे पे इनकी जो पोजीशन है वो जब फेडरल स्ट्रक्चर के मुद्दे पे इनकी जो पोजीशन है वो है। जो केजरीवाल का है वो जैसे हरदेश ने बताया कि 15 तक तो पूरे अग्रेसिव नजर आते थे, हमें भी दिख रहे थे। उसके बाद वो काफी उन्होंने ये मन बना लिया कि ठीक है जी, प्रधानमंत्री जी, जब उन्होंने कहा भी कई जगह कि यदि सेंटर में मोदी तो दिल्ली में केजरीवाल। तो अब जो पोजीशन है वो सूरत हालों में बदल के आई हुई है। जो जैसे सारा प्रकरण चला है सिसोदिया वाला, जहां और चला है, अब देखना होगा। ये 24 तक तो चलेगा, लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम होगा उसमें फिर केजरीवाल क्या है। क्योंकि सीधी सी बात है कि केजरीवाल इस समय काफी बहुत चुस्त, जिसको नेतागण कहते हैं ना, वो है। मतलब वो उसी हिसाब से अपनी पोजीशन जो बनाते हैं। जी रूही, आप कुछ जोड़ना चाह रही थी इसमें? जी बिल्कुल। दोनों शिविंदर और हृदयेश ने बहुत अच्छे से बता दिया पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग जो कर रहा है आप। लेकिन मैं एक दूसरी बात पे थोड़ा गौर करना चाहूंगी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत कुछ मुद्दों पर जवाब मांगा था ये बजट को लेकर, और ये बात अपने में ही काफी दिलचस्प है। क्योंकि कुछ साल पहले हमने एक रिसर्च पेपर किया था जो रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, इसमें हमने बात की थी इस बारे में। ये जो इंस्टीट्यूट है ये दुनिया भर के मीडिया पर फोकस करती है, इनके ऊपर रिसर्च करती है। और मेरा पेपर था अनडेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मीडिया इन इंडिया। तो इसके तहत हमने 10 वरिष्ठ एडिटर टॉप मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के, टेलीविजन, प्रिंट और डिजिटल सब मिलाकर इन सबसे बात की थी। एक सवाल था कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का क्या असर होता है एडिटोरियल फैसलों पर। हमने सारे इंटरव्यूज को एनोनिमाइज रखा था, इसलिए एडिटर्स हमसे खुल के बात कर रहे थे। एक एडिटर ने हमसे कहा, एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजमेंट्स आर द मोस्ट लीथल वेपन टू डिफैंग द मीडिया। मतलब विज्ञापन एक घातक हथियार है सरकार के पास मीडिया को काबू में रखने के लिए। दूसरे एडिटर ने कहा, सरकार का दबाव है एडवर्टाइजिंग पर, इसलिए सरकार का कंट्रोल है पब्लिक पर। और क्योंकि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा बजट है एडवर्टाइजिंग का, तो आप सोच सकते हैं कि उनका कितना कंट्रोल होगा मीडिया कंटेंट पर। एक और बात याद आ रही है कि कुछ साल पहले ब्रिटेन का एक न्यूज़पेपर है इंडिपेंडेंट, इसमें खबर आई थी कि मोदी सरकार ने 3 न्यूज़पेपर्स को एडवर्टाइजमेंट्स देने से इनकार कर दिया। एक किस्म का फ्रीज ला दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू और टेलीग्राफ पर, क्योंकि ये पेपर सरकार की नीतियों की निंदा कर रहे थे उस दौरान। तो अगर मीडिया को शाबाशी देना हो तो विज्ञापन दो, अगर मीडिया को सबक सिखाना हो तो विज्ञापन रोक दो। ये एक आम जरिया हो गया सरकार के लिए जिससे वो मीडिया पर कंट्रोल रख सकती है। और पिछले 5 साल में कुछ लगभग 3,500 करोड़ एडवर्टाइजिंग बजट था सरकार का। ये खुद अनुराग ठाकुर जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री है, उन्होंने दिसंबर में ही कहा था ये। तो अब इस बात में कोई शक तो है नहीं कि मोदी सरकार, योगी सरकार, भाजपा इस क्षेत्र में सबसे आगे है। इनको कोई टक्कर दे सकता है तो वो है आप। और आपका एडवर्टाइजिंग बजट पिछले कुछ साल में बढ़ता ही गया है। न्यूज़ आजकल इस किस्म की हो गई है कि सिर्फ एडवर्टोरियल हो गई है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, और ये तमाशा हम और भी देखेंगे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और मैं दर्शकों को, हालांकि अभी जब हम जब रिकमेंडेशन में जाएंगे तो बताएंगे, रामचंद्र गुहा ने जो रूही खान कह रही हैं उस बात को बहुत ही सबलाइम तरीके से अपनी किताब डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स में लिखा है। और उन्होंने बताया है कि जो ये एड, और इस बात को पी साईनाथ ने जो काफी कवर किया, लिखा है, इस पे जाके लोग पढ़ सकते हैं कि कैसे एड से कंट्रोल किया जाता है। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं जो मैं पहले कह रहा था। जो बेसिक अंतर है वो राहुल गांधी की तारीफ भले ही कर रहे हो, राहुल गांधी को मैं कोट अनकोट जो है एक स्टूपिड पॉलिटिशियन कहता हूं हमेशा। पॉलिटिशियन होने का मतलब ही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर प्रैक्टिकली आप बात करें, आप वो नहीं बोल रहे हैं। अगर पूरब की ओर आप देख रहे हैं तो आपका निशाना पश्चिम की ओर है।
ये पॉलिटिशियन का है। तो आप देखिए ना, सीए में क्या पोजीशन थी अरविंद केजरीवाल की, उसके बाद 67 सीटें उन्होंने जीती, लेकिन सीए एनआरसी में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, जबकि बहुत सारे लोगों के साथ अत्याचार हुए उस वक्त, हम ये सब जानते हैं। उन्होंने स्टूडियोज में जाके हनुमान चालीसा किया। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद उनके विधायक जो हैं व्हाट्सएप पे भेजते थे कि अब आज हम मंगलवार है तो हम इस कोने में हनुमान चालीसा होगी, जीतने के बाद। तो वो एक तरह से सुंदरकांड का पाठ हो रहा था। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हर सुंदरकांड में शायद थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, तो जो नहीं कर पा रहे थे हनुमान चालीसा पढ़ रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो कॉम्पीट कर रहे थे, एक जो हिंदुइज्म है उस पर भी मोदी के साथ। वो चुप थे जिस वक्त एक बहुत बड़े मुस्लिम समुदाय पर संकट आ रहा था, और वो उनके चीफ मिनिस्टर, वो उनके भी थे, वो हिंदुओं के चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो पूरी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। तो लेकिन अभी वो राहुल गांधी की ओर भी कदम बढ़ा रहे, तो ही इज ए एब्सोल्यूट कटआउट फॉर, जिसे कहते हैं पॉलिटिशियन के लिए। और पंजाब में भी जो सेपरेटिस्ट हम आज इतनी बात करें, हम किसी और कार्यक्रम में बात करेंगे, जो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट किसी हद तक जो है उसके प्रति आंख बंद करके भी उन्होंने रखी। हम उसे भड़काया नहीं कह सकते, लेकिन उसका फायदा उठाने में भी आम आदमी पार्टी ने कमी नहीं छोड़ी। बिल्कुल हृदय, एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगी कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ गया है। कुछ हफ्ते पहले ही मेरी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी जब वो यूके में आए थे, और यूके के हर मंच पे उन्होंने बस एक ही बात बार बार दोहराई है कि डेमोक्रेसी जो इंडिया में है उस पर अब आंच आ चुकी है। और आप देखें, जैसे ही वो इंडिया वापस गए तो वो सारा लोकसभा में जो कुछ भी हुआ है, फिर अब ये केस लग गया उन पर, और इस तरह सारी दुनिया देख रही कि वो उन्होंने जो कुछ भी कहा है शायद वो गलत ना हो। तो उनका पॉलिटिकल कैपिटल एटलीस्ट ग्लोबली बढ़ गया है, और अरविंद केजरीवाल को भी इस बात का अंदेशा हो गया है, इसलिए आप देख रहे हैं उनका झुकाव कहाँ जा रहा है। ठीक बात है। तो लगे हाथ रोही ने वो बात जोड़ दी जो न्यूज लॉन्ड्री की टैगलाइन है कि विज्ञापन पर अगर मीडिया की निर्भरता होगी तो मीडिया को उसकी बाह मरोड़ना, उससे मन मुताबिक काम करवाना, उसको झुकाना, या वो खबरें जो पब्लिक इंटरेस्ट की हैं उनसे खिलवाड़ करना आसान होता है। तो इसलिए भी जरूरत है कि कोई मीडिया ऐसा हो जो कि विज्ञापन से मुक्त हो, और उसका एक ही रास्ता है फिलहाल कि पब्लिक जनता जो सब्सक्राइबर बेस्ड मीडिया है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मीडिया है, उसकी तरफ बढ़ा जाए, लोग थोड़ा खर्च करें और मीडिया का एक ऐसा मॉडल बने जो कि विज्ञापन के दबावों से मुक्त हो। वरना वही जो सरकारें सबसे ज्यादा विज्ञापन देंगी वही सबसे ज्यादा इसके साथ खिलवाड़ करेंगी। शार्दुल, आपको जोड़ना चाह रहे थे इसमें? हाँ, दो तीन छोटी छोटी बातें। पहला तो ये सब राजनीतिक प्रतिद्वंदी है ना, लेकिन अपने शत्रु को भी एक बार हराने के बाद उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए कि उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। क्योंकि कभी भी आप इसके लिए पूरा मानव इतिहास देख सकते हैं, अप्रत्याशित या आश्चर्यजनक कदम अधिकतर लोग डेस्परेशन में ही उठाते हैं। अगर आप उन्हें जिंदा भी नहीं रहने देंगे अपने राजनीतिक छोटे छोटे क्षेत्रों में, तो फिर लोगों के पास मजबूर इसको अपने ही बहुत नजदीकी इतिहास से जोड़ा जाए अगर, तो जिस आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई, और फिर जिस माहौल में, जिस कांग्रेस के हेजिमनी वाले दौर में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार या दूसरी विपक्षी पार्टियां बनी रही, वो शायद इसीलिए क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो तय किए गए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज थी, वो उसकी एक हद तक वो थी, मान्यता थी, और उसमें एक हद तक लोगों का विश्वास था। और अगर वो नहीं होता तो शायद गांधी जी की हत्या के बाद इस तरह की किसी पॉलिटिक्स को कुचलना, खत्म करना बहुत आसान काम था हमेशा के लिए, बहुत वाजिब। एक बात कहना चाहता हूँ कि माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ बीच में। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी बात का सही अंदाजा न लगे। मैं जब कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियन के तौर पर राहुल गांधी का जो काम करने का तरीका है वो ये कि मुझे, और जो डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, ये बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और यही होना भी चाहिए। लेकिन आज तक हमें कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता कि जो जनता है वो श्वेतांबर है, मतलब कि उसकी आत्मा बड़ी साफ है। अगर ऐसा होता, डेमोक्रेसी पर, वैल्यूज पे यकीन होता, तो राजीव गांधी को, जिन्होंने उन सब लोगों को टिकट दिए जो अपने आंखों के सामने दंगों को भड़का रहे थे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 400 से ज्यादा सीटें देते। नरेंद्र मोदी 2002 के बाद दोबारा चुनकर नहीं आते। तमाम लोग जो जहरीले भाषण देते हैं, भोपाल से जो जीत के आई हैं सांसद, वो भी कटघरे में खड़ी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है डेमोक्रेटिक वैल्यू जो हम बात करते हैं, ये बहुत बहुत अफसोसजनक बात है, वो चुनावों में परिणति नहीं होती। चुनाव जो जीते जाते हैं वो
इमोरल बातों से, गुंडा भी चुनाव जीतता है और नहीं, सांप्रदायिक आपकी बात से मैं पूरी तरह से इसमें कोई सहमति का कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपसे तो इस लिहाज से मैं बोल रहा हूं कि अभी आने वाले दिनों में देखिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस मामले में बहुत स्मार्ट हैं। अगर उन्हें लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर कोर्स करेक्शन करेंगे और अरविंद केजरीवाल पर थोड़ा रहम करेंगे। तो वो हर समय अपना पॉलिटिकल कैपिटल इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरली देख रहे हैं। ठीक बात। एक आखिरी बात मैं शिव कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं एक थोड़ा रूही और हरदेश की बात में जोड़ना चाहता था। जैसे पंजाब में भी ना एडवर्टाइजमेंट इन्होंने बहुत आम आदमी पार्टी ने दी है, या जबकि पंजाब के मीडिया ग्रुप्स को नहीं, बाहर भी दी है। और जो मीडिया ग्रुप्स इनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे उनका इश्तिहार इन्होंने बंद भी किया है कि आपने यदि हमारे पक्ष में नहीं बोलना तो आपका जो इश्तिहार हम बंद करेंगे। ये बिल्कुल बीजेपी से मिलता जुलता जो चीज हम पंजाब में देख रहे हैं। दूसरा, जो हरदेश की मैं समझ गया था, वो एक व्यंग में बात कर रहे हैं। जो मुझे तो कहीं ये समझ नहीं आया कि गलत नहीं लगा कि इन्होंने वो राहुल गांधी वाली टिप्पणी की है, मैं समझ गया था। पर मुझे लगता है हमें एक चीज और भी देखना पड़ेगा कि जैसे आरएसएस 1925 में पैदा हुई है, अब ये 25 में इसको 100 साल हो जाएंगे, लेकिन ये सत्ता पे विराजमान है। मैं अभी एक पाकिस्तान के मुद्दे पे एक टीवी पे डिबेट कर रहा था। मैंने कहा कि देखिए, हमारे मुल्क में डेमोक्रेटिक वैल्यू एक ऊपरी सतह पे कोशिश की गई। यहाँ हमारा सिनेमा भी काफी हद तक हमें प्रोग्रेसिव लगा। यहाँ ऐसे गीत आए कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। पाकिस्तान, जिसका संविधान ही जाके 70 के दशक में बना, सब कुछ वहां हुआ, लोकतंत्र के कदम भी नहीं लगे, 5 साल कोई सरकार भी नहीं चली। तो भी ये बड़ा एक सवाल है कि पाकिस्तान में जो जमात इस्लामी जैसी पार्टी है वो अपने दम पर सत्ता पे नहीं आ सकी। एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको सोचने वाली बात है। जी ठीक बात है। शार्दुल, आखिरी टिप्पणी आपकी और फिर हम रिकमेंडेशन में चलेंगे। हाँ, एक तो मैं शिव वाली बात कहूंगा, जमात इस्लामी और आरएसएस एक सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पर मेरा जो सवाल मैं बात पूरी कर लूं शिव। कदम अपने दम पे नहीं लग सके पाकिस्तान में। जी, तो दोनों में बहुत अंतर है, उसको समझने की आवश्यकता है। दूसरा, मैं राहुल गांधी पे ये कह रहा था, उन्हें अपना जो उनका कंटेंट राइटर है वो बदलने की जरूरत है। उन्हें बिल्कुल, मुझे लगता है उनके बयान कई बार थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, वो उन्हीं की कैपिटल कम कर जाते हैं। पर ये बात पक्की है कि भाजपा वाले उन्हें नेता बना के छोड़ेंगे उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मुझे पॉडकास्ट के लेटर्स का मेंशन करना था, तो वो मैं कर देता हूँ। रिकमेंडेशन से पहले हमारे श्रोता जो भी हैं वो हमें अपने सुझाव, फीडबैक हमें भेज सकते हैं। आप 2 जगह जा सकते हैं। आप जा सकते हैं www.newslaundry.com/podcast-letters पर, या फिर आप हमें ईमेल में भी भेज सकते हैं अपने सुझाव, विचार, podcasts@newslaundry.com। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, podcasts@newslaundry.com। और ईमेल के विषय में सब्जेक्ट लाइन में NL चर्चा ज़रूर डाल दें, जिससे हमारी प्रोडक्शन टीम को ईमेल आपकी देखने में और छांटने में आसानी रहे। ठीक बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इधर बीच कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि चर्चा में फिर से लेटर कम आने लगे हैं। और आप लोगों के जो लेटर्स आते हैं उससे एक तो फीडबैक मिलता है कि कौन सा एपिसोड, कौन सा विषय आपको समझ में आया, अच्छा लगा, पसंद आया, कौन से किस में हमको सुधार करने की जरूरत है। ये सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि आपसे हमारी बातचीत होती रहे, और वो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि चर्चा के लेटर्स आप लिखते रहें। अच्छे बुरे, मतलब फूल और कांटे दोनों आपके तरफ से स्वागत है। चर्चा को हम यहाँ पर रोकने से पहले रिकमेंडेशन की प्रक्रिया में जाएंगे। सबसे पहले शार्दुल, आप अपना रिकमेंडेशन दीजिए। मेरे इस हफ्ते 3 रिकमेंडेशन हैं फिर से। पहला, एक तो जो मैंने जिक्र किया था, वो IPCC की रिपोर्ट, वो ज़रूर पढ़ें अगर आप ज़रा सा भी इसमें रुचि रखते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा आप रुचि नहीं भी रखते हैं तो भी पढ़ें। ये जितने भी विषय आपको लगते हैं, चाहे वो आपके जीवन, समाज, परिवार, कुनबे, शहर से जुड़े हों, ये उन सबसे कहीं बड़ा और कहीं खतरनाक विषय है। बस ये केवल धीरे धीरे आ रहा है, इसलिए लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और उसके खिलाफ थोड़ा सा वो कॉर्पोरेट प्रोपेगेंडा भी है तो इस रिपोर्ट को पढ़ें, UN की। दूसरा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की थी पिछले हफ्ते, और ये आश्चर्य की बात है न्यूयॉर्क टाइम्स ने करी। द आर्मी वी हैड, ये इराक युद्ध के 20 साल हो गए इस हफ्ते, तो उस पर उन्होंने की। और न्यूयॉर्क टाइम्स भी उन अखबारों में से एक था जिन्होंने अमेरिका का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो
पर ये देखिए, ये अच्छी उनकी रिकलेक्शन है थोड़ा। और तीसरा एक सीरीज जो अब समाप्त हो गई है नेटफ्लिक्स पर, द लास्ट ऑफ अस। लास्ट ऑफ अस बहुत मशहूर और बहुत वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ ऑल टाइम है। और एक गेमर होने के नाते मैं ज़रूर कहूँगा, इनफैक्ट जो लोग गेम्स में रुचि भी नहीं रखते वो उसे ज़रूर देखें। आप देखेंगे कि गेम्स में स्टोरी टेलिंग की क्वालिटी या टीवी सीरियल और मूवी से कहीं आगे निकल चुकी है। केवल पता ना होने की वजह से कई बार लोग उसे देखते नहीं है। गेम से बिल्कुल कॉपी किए हुए सीन और डायलॉग हैं, ज़रूर देखें। हृदय, आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं अपने प्रोड्यूसर को जो शार्दुल ने कहा, अगर पूरी रिपोर्ट पढ़ना बहुत कठिन है, मतलब बहुत आसान भी नहीं है समझना उसे, और बहुत बोझिल भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी है। आईपीसीसी की जो 6ठी आकलन रिपोर्ट है, ये अतुल असल में 6 रिपोर्ट्स का ये एक निचोड़ होती है, संकलन। और इस 6 रिपोर्ट जो पिछले 5-6 साल में तैयार हुई है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें एक 30-35 पन्नों की समरी ऑफ पॉलिसी मेकर्स होती है, जो हर रिपोर्ट के साथ होती है और इसके साथ भी है। वो 6 की 6 रिपोर्ट्स के साथ थी। उसमें इसका एक वो निगोशिएटेड टेक्स्ट होता है, मतलब कुछ चीजें हैं जो साइंटिस्ट कहता है, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं बदलूंगा, अपने शब्द पे रहूंगा, तो अक्षर से रिपोर्ट तो पूरी रिपोर्ट है, पर एक निगोशिएटेड टेक्स्ट होता है जिसे हम समरी फॉर पॉलिसी मेकर्स कहते हैं। उसका लिंक हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। वो पढ़ने से भी पूरी बात समझ में आ जाएगी, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा वो नेताओं के बीच में निगोशिएटेड टेक्स्ट है, थोड़ा सा गिव एंड टेक होता है उसमें। दूसरी चीज जो आपको शुक्रिया अदा करते हुए मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो मलेशियन प्लेन का कहा था पिछली बार, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री 3 पार्ट में, वो मैंने देखी इस दौरान, तो वो भी देखने लायक है। और तीसरी बात जो अभी रूही ने बात की, उससे निकल के आ गई थी, तो उसमें रामचंद्र गुहा की किताब मुझे भी याद आई, तो वो प्रिंट पे भी उपलब्ध है। नई किताब नहीं है, 2016-17 में आई थी, डेमोक्रेट्स एंड डाइसेंटर्स। वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए, बहुत आसान भाषा में पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी को समझाती है। और वो ऑडियो बुक भी उपलब्ध है अमेजोन पे, तो उसमें आप चाहे तो ऑडियो चाहे तो प्रिंट में उसकी किताब का मजा ले सकते। ठीक बात। शिव, आप क्या रिकमेंड करेंगे? जो अमृतपाल का ना जो इंसिडेंट चल रहा है, इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छी किताब है, पीटर फ्रेडरिक है, अमेरिकी राइटर है, कि ये तारें कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई है। उनकी एक किताब है सिख कॉकस, कॉकस मैंने चौपाल। वो किताब पढ़ने वाली है, सीज इन दिल्ली और सरेंडर इन वाशिंगटन। ये किताब काफी चर्चा में आई थी, अब इसका भी पंजाबी में भी आ चुकी है। खैर हमारे जो श्रोता है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। पीटर फ्रेडरिक ने इस पे काफी काम किया हुआ है। और इन दिनों जतेंद्र कौर तुड़ जो कि कैरवान में लिखती है, उनकी एक स्टोरी आई हुई है अमृतपाल पे, वो भी काफी निगाह मारने लायक है। फिर यदि मैंने कोई काम किया वो भी उस पर आप गौर कर लीजिएगा। पंजाब प्रॉब्लम को समझने के लिए राजमोहन गांधी की जो पंजाब किताब है वो आप एक बार देखिएगा। और इसके सिवा मार्क टल्ली की जो किताब है वो तो लगभग सभी ने पढ़ी होगी। कुलदीप नैयर और खुशवंत सिंह का जो ट्रेजेडी ऑफ पंजाब है वो भी थोड़ा आपके काम आ सकता है, जिसने इसको बेसिक चीजें समझनी हो कि ये प्रॉब्लम क्या थी, कहाँ थी। लेकिन जो मैंने किताब कही है वो बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी, पीटर फ्रेडरिक की किताब सिख कॉकस। ये काफी जरूरी है ये सारे प्रकरण को समझने के लिए। छोटी सी किताब है, लगभग 150 पेज की किताब है, वो आपको अमेज़न वगैरह पे मिल जाएगी। जी ठीक बात। रूही, आप क्या रिकमेंड करेंगी? किताबों की बातें चल रही है, तो अगर आप किताबों के शौकीन हैं और उनके लेखक के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी एक पॉडकास्ट सीरीज सिनी इंक, जो वरिष्ठ बीबीसी पत्रकार कपल परवेज आलम और अचला शर्मा लंदन से चलाते हैं। इनका हिंदी पॉडकास्ट भी है जिसका नाम है किताब कॉलम, जिसमें गीतांजलि श्री, नमिता गोखले से लेकर नवदीप सूरी, सईद नकवी की किताबों पर चर्चा हुई है। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, हमने भी उनसे हमारी किताब के बारे में बातचीत की थी 2 साल पहले जब वो किताब आई थी, और काफी एंजॉय किया था इस डिस्कशन को। इस महीने उन्होंने एक नया पॉडकास्ट सीरीज शुरू किया है इंग्लिश में, जिसका नाम है माई बुक। इसका पहला एपिसोड में बीबीसी जर्नलिस्ट सैम मिलर की किताब के बारे में बात हुई है, माइग्रेंट्स द स्टोरी ऑफ अस ऑल। और दूसरा जो एपिसोड अभी रिलीज होने वाला है वो है प्रोफेसर नीजा मटू की ट्रांसलेटेड किताब द ग्रेटेस्ट कश्मीरी स्टोरीज एवर टोल्ड। तो ये जरूर देखिएगा। जैसा कहते हैं ना, किताब की कहानी अगर आपको सुननी हो लेखक की जुबानी, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। और मैं क्विकली एक सेकंड रेकमेंडेशन देना चाहूंगी, जो हृदय ने पहले आपसे बताया है। ये नेटफ्लिक्स का शो है MH370 द प्लेन दैट डिसअपीयर्ड। लेकिन मैं आपको एक कॉशनरी नोट के साथ इसका रेकमेंडेशन दूंगी, क्योंकि ये
डॉक्यू ड्रामा है नेटफ्लिक्स पर जो मलेशियन एयरलाइंस के लापता होने का रहस्य पर बना हुआ है। लेकिन ये आपको इससे कोई उम्मीद मत रखिए आप कि आपको कोई जवाब मिलेगा कि क्या हुआ था इस एयरलाइंस के साथ। ये कॉन्स्पिरेसी Exactly. थियरीज पर बना है। 3 एपिसोड है, 3 कॉन्स्पिरेसी थियरीज है, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है इस शो में, वो है परिवार वालों के इंटरव्यूज। आप उनका दर्द, वही। उनकी कंफ्यूजन सब देख सकते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। असल में ऐसा है ना रूही, ये शार्दुल मुझे इतना कठिन कठिन पढ़वाते रहते हैं, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि श्रोताओं को जो है कुछ ऐसा भी दे कि इसमें बिल्कुल सही उन्होंने कहा, इससे एक तो उम्मीद कोई आंसर की मत रखिए, लेकिन यह है कि हाँ डिटेलिंग जो है, जिस तरह से वो जाते हैं और उन कैरेक्टर्स को लाते हैं, मेरी आदत है कि उन कैरेक्टर्स के बारे में जान के उन्हें गूगल करके पढ़ना भी, तो दैट वे इट इज इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग। जी नहीं बिल्कुल, ये शो के बाद आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है डिटॉक्स करने के लिए। आप एलिफेंट विस्परर देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिला है, इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। आप हाथी को बस देखते रहिए, या वो म्यूजिक जो उसका बैकग्राउंड स्कोर है बिल्कुल आपको सुकून देगा। तो ये डिटॉक्स का सबसे अच्छा। अपने प्रोड्यूसर चंचल से मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरा नाम भी जब मेरे नाम के साथ भी इस रिकमेंडेशन को जोड़ दें, क्योंकि ये भी मैंने फ्लाइट पे देखी थी, मैं जब वापस लौट रहा था, लेकिन फ्लाइट पे मैं MH70 370 देखने की हिम्मत नहीं कर पाया जब व्हेन आई वाज मायसेल्फ ऑन फ्लाइट। मैंने तब डाउनलोड करके ये विस्पर्स एलिफेंट विस्पर्स देखी। जी, तो काफी सारे रिकमेंडेशन हैं, मतलब हमारे जो श्रोता हैं वो इस बात की शिकायत भी इस बार कर सकते हैं कि इस बार तो बहुत सारे रिकमेंडेशन रिपीटेड हो गए, और कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता रहता है, कुछ रिकमेंडेशन इतने अच्छे होते हैं कि रिपीटेड हो सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशन, मेरा रिकमेंडेशन एक किताब आई है, एक पत्रकार है समीर चौगांवकर। तो अगर आप लोगों ने देखा ही होगा, फॉलो किया होगा कि किस तरह से एक नया पॉलिटिकल रंगमंच सजा कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में, और एक पूरी सरकार बदल गई, एक पूरी पार्टी का अस्तित्व संकट में पड़ गया। पार्टी से लेकर, वो मैं बात कर रहा हूँ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शिंदे की शिवसेना में जो खींचतान मची, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस पूरी पॉलिटिक्स के पीछे क्या हुआ, क्या घटनाक्रम रहे, उस पर एक किताब आई है। समीर चौगांवकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हिंदी में उन्होंने लिखी है ऑपरेशन शिवसेना, तख्ता पलट से सत्ता तक। तो ये किताब रिकमेंड करूंगा मैं इस हफ्ते, पढ़ें। अगर राजनीति में रुचि है तो समझ में आएगा कि क्या पर्दे के पीछे कुछ क्या क्या खेल हुए। बहुत डीप पॉलिटिकल इंसाइट्स तो नहीं है इसमें, लेकिन हाँ कुछ घटनाक्रम, कुछ चीजें जो सामने दिख रही थी और उसके पीछे उसके जो संदर्भ है वो समझ में आते हैं इससे। तो एक किताब मैं और जोड़ना चाहूंगा अपना अतुल जी, खालिस्तानी कॉन्स्पिरेसी किताब है जो जीवी सिद्धू की है, वो भी काफी, जो हम बात कर रहे थे उसमें काफी पढ़ने लायक है। तो अभी साल को हुआ ये किताब आई को, अच्छी किताब है। जी ठीक बात। तो जाते जाते एक मैं किताब और है, रूही की अपनी किताब है एस्केप्ड करके। उसके बारे में रूही अगर थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को आप बता पाएं, क्योंकि बहुत दिलचस्प उसका विषय मुझे लगा कि जो सारे भारत से भागने वाले बहुत सारे भगोड़े हैं, फ्रॉड हैं, ये सब, इन सब को लंदन में शरण मिलती है। तो इसके पीछे आपने इसकी पूरी पड़ताल करके एस्केप्ड नाम से किताब लिखी। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हमारे श्रोताओं को जानकारी दे पाएं। जी अतुल, बिल्कुल। ये किताब आई थी 2 साल पहले, ये पब्लिश हुई है पेंगुइन इंडिया में। ये किताब में हम देखते हैं जो इंडिया से भागकर यूके आए हैं, लेकिन आप लोग सब तो सुन चुके होंगे, काफी सारे कहानियां हो चुके हैं विजय माल्या, नीरव मोदी, उनको लेकर। पर हमने ये 70 साल इंडिया के इंडिपेंडेंस से आज तक कुछ 12 कहानियां के बारे में बात की है। 50 से लेकर 2020 तक कौन कौन लोग किस प्रकार से इंडिया से भाग के आए। सारे बिजनेस फ्रॉडस्टर्स नहीं है उसमें, कुछ लोग हैं जिन्होंने किसी का मर्डर किया है, जैसे एक छोटे से बच्चे को अडॉप्ट किया है कपल यूके का, और उसका फिर उसकी हत्या कर दी जब उसके ऊपर इंश्योरेंस क्लेम किया। तो एक वो कहानी हो गई। फिर एक धर्म जयंती तेजा करके हुआ करते थे, जो बिल्कुल विजय माल्या की कहानी से मैच करते थे, हाईली एम्बिशियस, उनका भी बड़ा क्लोज कनेक्शन था कांग्रेस गवर्नमेंट से, और वो भी भागकर निकले, यूके आए, बट यूके से पहले यूएस गए, कोस्टा रिका गए। तो वो पूरी कहानी जिस तरह से वो भाग के फाइनली यूके में पकड़े गए,
उसके बारे में भी है। तो काफी सारे 13 कहानियां हैं इसमें, और हमने काफी डिटेल रिसर्च की है, कंप्लीटली फैक्चुअल है। इसमें हमने कोई क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ली है। ये किताब दानिश खान और मैंने साथ लिखी है, क्योंकि हम दोनों ये केसेस कवर कर रहे थे, विजय माल्या, नीरव मोदी, और काफी सारे जो आजकल केसेस चल रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि बस यहाँ पर क्यों सीमित रखें हम हमारी किताब को, हम पिछले पुराने केसेस भी देखते हैं, और इससे बहुत खूबसूरती से हम इंडिया की प्रोग्रेस भी देखते हैं। इंडिपेंडेंस से आज तक इंडिया किस तरह बदला है, किस तरह पुलिस, किस तरह फॉरेन पॉलिसी, किस तरह रिलेशंस इंडिया यूके के बीच बदले हैं। तो ये सारा कुछ हमने इस किताब में लिखा है। इसका नाम है एस्केप्ड, ट्रू स्टोरीज ऑफ फ्यूजिटिव्स इन लंदन। तो ये इसका मैंने किताब तो नहीं पढ़ी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है, और जो कैरेक्टर्स हैं जिसका जिक्र रूही कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि ऐसे कैरेक्टर्स जिनके बारे में जानने की दिलचस्पी सबको होगी। मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत इसमें अचानक से बहुत वो हुई, क्यूरियोसिटी हुई। तो ये अगर आप चाहें तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आज की चर्चा को हम यहाँ पर रोकेंगे। देश, शिव, रूही और शार्दुल, आप सब लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और सभी को रोजे भी शुरू हो चुके हैं और नवरात्रि भी, सभी को शुभकामनाएं। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।